जितने भी फैमिली बिजनेसेस कोलैप्स होते हैं उनका एकमात्र कारण होता है ईगो। बस हर बिजनेसमैन के लिए किस्सा बहुत काम का है, चाहे वो सैकड़ों का धंधा कर रहा हो, चाहे हजारों का कर रहा हो, चाहे लाखों का, चाहे करोड़ों का, हर व्यक्ति के जीवन में इससे इम्पैक्ट आएगा। गौर से समझिए। तो सब्जी वाले से भाव ताव किया, तो जब मैंने उसको पैसे दे दिए, मोल भाव नहीं किया, पैसे दे दिए, मैंने ये नहीं बोला पैसे कम कर लो, मैंने बोला मेरे जाने के बाद कहीं तुम्हें दुख तो नहीं होगा तुमने भैया से ज्यादा पैसे ले लिए थे। उसने 10 रुपए और वापस कर दिए। जितना ज्यादा आप ऑफिस में बैठोगे उतना ज्यादा आपकी धंधे की तरक्की रुकेगी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो सर आप। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहा हूँ सर। क्या मुकेश अंबानी सर सारे धंधे में बैठते हैं? अगर आप किसी ऐसे ट्रेनिंग सेशन में जाओगे तो आपको हजारों लाखों रुपए देने पड़ेंगे, और आज इस पॉडकास्ट में आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। जिस दिन आपने अपने सबसे ज्यादा दुखी कस्टमर को सबसे ज्यादा हैप्पी बनाने की स्ट्रेटेजी क्रैक कर ली, उस दिन आपके धंधे को प्रॉफिटेबल बनाने से आप खुद भी रोक नहीं पाओगे। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं, भले ग्राहक चार आए लेकिन कमाई मोटी आनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि किसी बिजनेस को किस तरीके से काम करना चाहिए? मोर प्रॉफिटेबिलिटी और मोर कस्टमर्स। दोस्तों, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हैं तो साथ में किसका नाम आता है? अगर हम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो साथ में किसका नाम आता है? अगर हम चंद्रगुप्त का नाम लेते हैं तो साथ में किसका नाम आता है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, अमित भाई शाह और साथ ही साथ चाणक्य का। इसी तरीके से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में एक चाणक्य होना बहुत ज़रूरी है, एक अमित भाई या फिर एक लाल कृष्ण आडवाणी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए, जिसकी स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस में सक्सेस का कारण बने। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे कोचेज का सक्सेस का कारण है हमारे भाई चित्रेश भाई। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में होने वाले हैं चित्रेश सोनी जी, जो एक ग्रोथ एक्सपर्ट है, कनेक्टिविटी कोच है और न जाने कितने बिजनेस को कनेक्शन के साथ कैश तक पहुंचा रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, आखिर आप बिजनेस कैसे बनाएं और बिजनेस कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं, किस तरीके से आप एक छोटे से बिजनेस से एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आज के इस पॉडकास्ट में होनी है। तो आइए हम और आप मिलकर फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं चित्रेश सोनी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। लंबे अरसे से इस इंतजार में थे कि कब मुझे आशीष भैया बुलाएंगे और अपना आशीष मेरे ऊपर दे देंगे। अच्छा, यही होता है जो अपने बहुत पास होते हैं उनके साथ जो अपना कार्यक्रम है बहुत लेट होता है। और ये बिजनेस में आप हमेशा देखना कि जो काम सबसे आसान होने वाले होते हैं वो सबसे देर में होते हैं। तो बताओ, आज इस चीज़ से भी हमें एक सीख मिल गई। क्या बात है। तो आज जो हमारा पॉडकास्ट की जो थीम होने वाली है, बिजनेस बनाना है या बिजनेस बढ़ाना है, तो हम क्या करें? पहले हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, वो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा वो क्या करें कि एक साल में एक छोटे से बिजनेस को करोड़ों का बिजनेस बना लें? आशीष भैया देखिए, एक साल में नहीं, एक महीने में करोड़ों का बिजनेस बन जाता है, पर हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। आज जो सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन सफ़र कर रहे हैं ना, वो सफ़र कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर ही नहीं रहे। बिजनेस नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? वो केवल फोटोकॉपी कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी अपने पूर्वजों को करते देखा या अपने दोस्त को करते देखा या अपनी कंपनी में किसी पहले कंपनी में काम करते थे वो करते हुए देखा, बस उसको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ओके, दे आर नॉट डूइंग रियल बिजनेस, दे आर डूइंग कॉपी ऑफ रियल बिजनेस। तो जब कॉपी होती है ना, तो उसको स्केल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जब तक आपका रियल बिजनेस आप डिस्कवर नहीं कर लोगे। मैं एग्जांपल से बताता हूं। हाँ जी बिल्कुल। हमारे जबलपुर शहर में एक चाट वाला है, गुप्ता चाट वाला। ओके। गुप्ता चाट वाले ने अपनी एक अलग साबूदाने की चाप शुरू की, साबूदाना और आलू की एक टिक्की शुरू की, और फलारी टिक्की के नाम से उसने काम शुरू किया। सर देखते ही देखते, मतलब एक साल में तो नहीं, पर 4-5 सालों के अंदर उसने एक छोटे से रेहड़ी, जिसको हम बोलते हैं हाथ ठेला बोलते हैं, रेहड़ी कार्ट बोलते हैं आजकल इंग्लिश वर्ड में, उस कार्ट से शुरू करके उसने 3000 स्क्वायर फीट की दुकान ले ली। पर उसने यूनिक काम किया। और यूनिक काम का मतलब नहीं उसने नया प्रोडक्ट बनाया, उसने अपने हाथ में
जो कला थी, उस कला को समझ के, उस कला पे मेहनत कर करके एक प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट जब लोगों की जुबान पे चढ़ा तो एकदम वाह वाह हो गई। अब गुप्ता जी को देख के अग्रवाल जी ने भी शुरू किया, गुप्ता जी को देख के नेमा जी ने भी शुरू किया, गुप्ता जी को देख के वर्मा जी ने भी शुरू कर लिया, शर्मा जी ने भी शुरू कर लिया, किए 20 लोगों ने, पर वो 20 लोग मिलके जितना क्राउड इकट्ठा नहीं कर पा रहे उतना गुप्ता जी अकेला कर रहे हैं। क्योंकि बाकी लोगों ने क्या किया कि गुप्ता जी सक्सेसफुल हो गए, साबूदाने की टिक्की बना के, चलो हम भी बनाते हैं, हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरे एक बहुत खास मित्र हैं, अभिनव दुबे नाम है, मैं उनकी कंपनी में मेंटर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ। अभिनव दुबे मेरे पास जब फर्स्ट टाइम मिले तो एक MBG डिजिटल कार्ड बना के, मतलब जो बीच में चला था ना कि केवल एक स्कैन करो और पूरी डिटेल आ जाती है, विजिटिंग कार्ड को डिजिटल कार्ड में कन्वर्ट कर लिया था। हाँ जी। वो कॉन्सेप्ट लेके वो जबलपुर में आए और वो उस कॉन्सेप्ट के घर घर जाके, दुकान दुकान जाके डिजिटल कार्ड बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। बहुत मेहनत करने के बाद भी धंधा हजारों में नहीं आ रहा था, लाखों तो छोड़ दो, करोड़ों छोड़ दो। एक दिन हम उनके साथ, जब हमारी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई बैठे, तो मैंने उस बंदे में ऑब्जर्व किया कि ही इज किंग ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब वो कीड़ा है। उसको मैंने 4-5 अपनी समस्या बताई और उन समस्याओं को उसने खट सोल्यूशन बता दिया। मैंने कहा भाई तू कर क्या रहा है, तू इतनी जेन्युइन बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दम रखता है, तूने मुझे इतने फास्ट ये सारे सोल्यूशन बता दिए और तू कहाँ 100, 200, 300 रुपए के कार्ड बेच रहा है। तुरंत हम लोगों ने बैठ के मंथन किया, 2, 4, 6 दिन, 10 दिन बैठ के मंथन किया और नए प्रोडक्ट बनाए। और नए प्रोडक्ट बनाने के बाद सर 1 साल में उस बंदे ने 20 करोड़ की वैल्यूएशन की। आप अभी साल में करोड़ की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे उसने फंडिंग उठाई 200 रुपए कार्ड से लेकर 20 करोड़ रुपए तक की वैल्यूएशन 1 साल में। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोल रहा हूँ, बिल्कुल है ना, नाम के साथ बोल रहा हूँ, कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, MBG कार्ड कंपनी का नाम है, बंदे का नाम अभिनव दुबे है। तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का कीड़ा था, ही इज मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसने मैं भी बिजनेसमैन था, मैंने अपने चैलेंज बताया, उसने चैलेंज का सोल्यूशन बताया। मैंने कहा भाई यही चीज को बना के बेचो, इसको अपना प्रोडक्ट बनाओ, इसको अपना SaaS प्रोडक्ट बनाओ, इसको अपनी सर्विस बनाओ, इसकी लोगों की हेल्प करो ये बेच के। और जब उसने उसको काम करना उस पर शुरू किया तो थोड़ा चीज़ें फिगर आउट होने में टाइम लगा, 4-6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, पर जैसी चीज़ें फिगर आउट हुई 20 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। अब नेक्स्ट राउंड रेस कर रहा है, जबकि उसको पैसे की जीरो जरूरत है, उसको केवल इच्छा थी कि मुझे फंडिंग लेनी है, जो फंडिंग का आजकल मतलब पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको। तो कहने का मतलब ये आशीष भैया, जब आप रियल बिजनेस बिल्ड करते हो, रियल बिजनेस वो होता है जिस बिजनेस को आपका सपना था, वो आपका बच्चा है, उसको आपने पाला यहाँ पे, जब आप उस पे काम करते हो ना, तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भी साल में मुमकिन है। पर जब आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो हजारों भी नहीं आएंगे, लाखों भी नहीं आएंगे। तो बेसिकली बहुत सारे जो फैमिली बिजनेस हैं, जैसे आपने बताया कि सक्सेसर चला रहे हैं उस बिज़नेस को, वो उनके पापा का, दादाजी का या किसी और का बिज़नेस था, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे। कैसे हम लोग पहचानें कि हमारे अंदर रियल स्किल्स क्या हैं जिसको कि हम बिज़नेस में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कॉपी बिज़नेस ही क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब कोई सक्सेसफुली चल रहा है, तो उसमें ऐसा क्या हम अपग्रेड करें कि उसको हम सक्सेसफुल कर सकें? आपके सवाल को मैं 2 अलग अलग भागों में पहले डिवाइड करता हूँ। एक सवाल हो गया कि जो पहले से बिजनेस चल रहे हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस को सक्सेसफुल लीड क्यों नहीं कर पा रहे, बिल्कुल, है ना। और दूसरा हो गया कि जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उनकी कॉपी क्यों नहीं चल रही, है ना। दोनों अलग अलग सवाल, अलग अलग तरीके से हम डिस्कशन करते हैं। तो जो बिजनेस अपने फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हैं, अब मान लीजिए वो फैमिली बिजनेस शुरू किया था दादाजी ने, तो दादाजी के टाइम पे ग्रोथ स्ट्रेटजीज अलग हुआ करती थी 40 साल 50 साल पहले, आज के टाइम पे अलग है, बिल्कुल ठीक। वहां पे एनर्जी और एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब क्योंकि बिजनेस पे होल्ड फादर का है तो बच्चों को एक्सपेरिमेंट नहीं करने देते हैं, और जब बच्चे अपनी फुल एनर्जी से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे
उनका उस बिजनेस को लेके जो उत्साह है वो कम हो जाता है। और जब वो उत्साह कम होता ना तो उनके मन में एक ऐसा पिक्चर बन जाती है, एक ऐसी इमेज बन जाती है कि ये इमेज में मैं कभी भी अपना दिमाग लगा ही नहीं पाऊंगा जब तक मेरे फादर इस बिजनेस को लीड कर रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है और इसी वजह से वो फिर आगे, इसी वजह से वो ग्रोथ नहीं हो पाती है जो ग्रोथ वो डिजर्व करते हैं। ठीक, आज ऐसे सैकड़ों बिजनेस हैं। देश के बड़े घरानों की बात करें, जैसे हम मुकेश भाई अंबानी की बात करें, मुकेश भाई अंबानी ने अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बिजनेस बना के दिए तो उन्होंने डिपार्टमेंट बना के उसको अलग सौंप दिया कि भाई तू इसको बना या बिगाड़, ये तेरा है। ठीक बात है। उसकी कमांड उन्होंने अपने पास नहीं रखी। तो आज देखिए जियो ने इतिहास रच दिया। आज भारत के हर जेब में जियो घूम रहा है, हर चैनल पे, हर टीवी पे जियो चल रहा है। 100%। आज देखिए रिलायंस के रिटेल स्टोर्स जो है, मैंने आपके साथ बातचीत में ही सुना था कि 20,000 से ज़्यादा शायद बिल्कुल आउटलेट है, 20,000 के आसपास रिटेल स्टोर है ना। तो ये सारी चीज़ें उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने शुरू की। मुकेश भाई अंबानी ने शुरू नहीं की थी, धीरू भाई अंबानी ने शुरू नहीं की थी। उन पे नज़र जरूर है मुकेश भाई की, वो उधर पे कोलैबोरेशन जरूर करवा रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, पर कोर डिसीजन मेकिंग किसको सौंप के रखी उन्होंने कि भाई तुम लोग लीड करो। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो जो भी बिजनेसमैन जब तक बिजनेस के ऊपर पंजा लगा के बैठेगा तब तक वो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। यदि आप अपने सक्सेसर्स को, आप नेक्स्ट जनरेशन को पावर ही नहीं दोगे तो वो ग्रो करेंगे कैसे? तो बिना पावर की सरकार हो गई ना कि पावर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सरकार तुम्हारी है, इस कंपनी के मालिक तुम हो पर पावर तुम्हारे पास कोई नहीं है, डिसीजन मेकिंग तुम्हारे पास कोई नहीं है। छोटे छोटे डिसीजन में फादर इंटरफेयर करते हैं और डांट देते हैं। भाई गलती करेगा, करने दो ना, क्या लॉस करेगा? ठीक बात है, जब आपने बिजनेस बना लिया है थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो हो जाएगा। भाई यदि 1000 करोड़ की आपकी कंपनी, आपके बेटे के डिसीजन से 10, 20, 50 करोड़ लॉस हो भी जाता है तो उस लॉस पे डांटो मत, उस लॉस पे बैठ के मंथन करो और उसके मुंह से ये निकलवाओ कि हाँ यहाँ मुझसे गलती हो गई है, नाउ आई विल फिगर आउट। यस। आप उसको बोलो ना, भाई देख ठीक है 50,000 का लॉस हुआ, कोई चिंता की बात नहीं, पर ये 50,000 तेरे प्रॉफिट के कम हो गए हैं। तो जब आप उसको पावर दोगे, जब आप उसको स्वतंत्रता दोगे तो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। हम ओवर प्रोडक्शन में उनको रखते हैं, और जब ओवर प्रोडक्शन में हम रखते हैं तो कभी भी उनके दिमाग में आता ही नहीं कि ये मेरा बिजनेस है। और जब तक वो उनका मेरा बच्चा नहीं होगा, मेरा सपना नहीं होगा, मेरा बिजनेस नहीं होगा, वो चाह के भी अपना 100% समर्पण से उस कंपनी में नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में ये आई कि अगर कोई गलती करे तो पहली बात है उनको डांटना नहीं है, उस गलती का एक प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि आखिर ये हुआ क्यों और इसको हम फ्यूचर में अच्छा कैसे बना सकते हैं। Exactly. दूसरी चीज़ निकल कर ये आई कि उन बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम दो काम करने की। Exactly. जब तक आप फ्रीडम नहीं दोगे वो अपना माइंड लगाएंगे नहीं। और आज के दिन आप खुद इस बात से अग्री करोगे, जो नई जनरेशन आ रही है वो हमसे कहीं ज़्यादा काबिल है, हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है। Exactly. उनका दिमाग बिल्कुल AI की तरह चल रहा है। Exactly. उनका माइंडसेट अगर आपके बिजनेस में आएगा तो यकीनन आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा। Exactly. अब इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि ऐसा क्या करें पेरेंट्स करना चाहूँगा ताकि वो अपने बच्चों को ग्रो कर पाए? एक बात और ऐड करना चाहूँगा। देखिए आप एक एस्टेब्लिश बिजनेसमैन है, आपकी फैमिली में अब न्यू लोग आ रहे हैं, नए लोगों के साथ बैठ के मंथन करो कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है आप एक सर्टेन फंड, सर्टेन टीम बना के उनको दे दो कि भाई ये फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए तुम्हारा और ये 5 लोगों की टीम तुम्हारी। अब तुम ये 1 करोड़ को जिस दिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ करके वापस ले आओगे मेरे पास, तुम मुझसे 2 करोड़ और ले जाना। यदि आप ही उसके लिए ये कर दोगे तो वो बाहर जाके अलग से नई क्यों एक्सपेरिमेंट करेगा? आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं कि मान लीजिए फादर का कपड़े का बिजनेस था, उसको कपड़े का नहीं करना है, ज्वेलरी का करना है, और वो बाहर जाके अपना सर फोड़ता रहता है, प्रयास करता रहता है, पर फादर क्या बोलता है, मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगा तो मैं उसको बिल्कुल ईगो सपोर्ट करूंगा, मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा तो मैं उसको सपोर्ट ही नहीं करूंगा। अरे भाई तुमने बनाया किसके लिए था? बेटे के लिए था ना। तो थोड़ी देर के लिए वो त्याग करके अपनी प्रॉपर्टी जो तुम 100% देने वाले हो मरने के बाद, उसका 5-10% आज दे के एक्सपेरिमेंट कर लेने दो ना। 5% कम हो भी गया तो क्या गया, बेटा तो नहीं गया। ठीक बात है। आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो आपको छोड़ के नहीं गया। तो बच्चों को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि एक छोटा रकम दो उसको खेलने के लिए,
कि जा भाई खेल, इसको बड़ा करके ला, जब तू बड़ा करके लाएगा और लेके जा, उसको सीखने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। वो 100 का 125 भी करके ले आया तो आपको इतनी समझ तो आ गई ना कि मेरा बेटा 100 का 0 नहीं करेगा, मेरा बेटा 1600 का 1000 नहीं करेगा, 1000 का ही 1600 करेगा। हाँ जी बिल्कुल, है ना। जब ये समझ में आ जाए फिर धीरे धीरे पावर डेलीगेट कर दो। वेरी ट्रू। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आज अगर आप पहले इन्वेस्टर अपने बच्चे के बिजनेस में बन जाते हैं तो वो बाहर सस्ते में अपनी कंपनी को डाइल्यूट नहीं करेगा। एग्जैक्टली ये भी एक बड़ा बेनिफिट है कि उसे कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने ऊपर ट्रस्ट रहेगा और पता है कि मेरे पास पैसे हैं तो पैसा तो बड़ी पावर होती है। देखो आशीष भैया, मैं थोड़ा सा बिजनेस से हटके थोड़ी इमोशनल बात बोल रहा हूँ। जब आपके सर पे बाप का हाथ होता है ना तो आप पूरी दुनिया से टक्कर ले सकते हो। बिल्कुल। और जब बाप ही आपका पहला इन्वेस्टर बन गया फिर तो आप दुनिया जीत ही लोगे ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो यदि फादर अपने बेटे को वैसा हेल्प कर दे और बेटा अपने फादर को वैसा लीड कर ले तो फैमिली जनरेशन बिजनेस चलते रहेंगे। जितने भी फैमिली बिजनेसेस कोलैप्स होते हैं उनका एकमात्र कारण होता है ईगो। बस जिस दिन क्लियर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो जाए, क्लियर डिपार्टमेंट सेट हो जाए, क्लियर स्पेसिफिक उनकी बजटिंग सेट हो जाए कि भैया इस फैमिली में 20 लोग हैं, 20 की सैलरी 2 लाख रुपए महीने होगी, 20 की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जिस दिन आप इतना काम करोगे उस दिन आपको इस लेवल की कार मिलेगी, इतना काम करोगे इस लेवल की कार मिलेगी, इतना काम करोगे इस लेवल की कार मिलेगी। डिफाइन कर दो ना सबके लिए प्रॉपर। बिल्कुल ठीक बात है। जिस व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट है उसके नाम की जितनी प्रॉपर्टी मरने के बाद देनी है पहले ही उसमें से कुछ हिस्सा देके उसको एक्सपेरिमेंट करने दो। 2 साल 3 साल 4 साल, मैं बोलता हूं गिर भी जाएगा, पूरा पैसा लॉस कर भी देगा तो लॉस पैसे का होगा, आपके बेटे का नहीं होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पर जब वो उस एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाएगा ना, 1 बार 2 बार गिर के, तो बेटा आपका हमेशा आपका रहेगा। बहुत अच्छी बात कही। आप जितने लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, आप अपना कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा जब आपके पिताजी ने आइदर फाइनेंशियली और इमोशनली आपको सपोर्ट किया हो। मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली जिनके पास है वो 100% करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पिताजी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की हालत में नहीं होते हैं। अगर वो इतना भी बोल देते हैं ना, बेटा तो जो कर रहा है दिल लगा के करना, तो आपके बिजनेस की आधी फतेह वहीं हो जाती है। आपने जो बात बोली उस पर कुछ एक अच्छा किस्सा याद आया, आप इजाज़त दो तो मैं शेयर करूं। बिल्कुल जरूर। मैं बॉर्न एंड बॉट सोने चांदी के बिजनेस से हूँ, सारी फैमिली हमारे सोने चांदी के बिजनेस में है। तो जब मैंने बिजनेस करने का मन बनाया तो वो घर वालों ने बोला कि अपनी दुकान यहीं से शुरू करो। तो मेरे चाचा ने मुझे एक बात बोले बेटा इस दुकान की पट्टी पे कोई पैसा मांगने बस ना आए, इतना ध्यान रखना, बस ऐसा बिजनेस करना है अपन को कि कोई पैसा मांगने ना आए। एक सीख। दूसरी सीख मेरे फादर ने दी कि यदि तेरे जेब में 100 रुपए हैं तो 99 का माल खरीदना, कभी 101 का माल मत खरीदना। 99 का माल खरीदना, कभी 101 का नहीं खरीदना। तो कभी जीवन में तुम्हें घाटे में माल नहीं बेचना पड़ेगा, हमेशा प्रॉफिट में बेचोगे, क्योंकि तुम्हें किसी का पैसा पीछे अपना माल चुकाना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अपना माल है तो जब मर्जी तब बेचो। इन 2 सीखों से मैंने मेरे फैमिली से 1 रुपए का बिजनेस नहीं लिया और आज से 20 साल पहले मैंने करोड़ों का बिजनेस किया। 1 रुपए नहीं लिया कभी फैमिली से। पर मेरे फैमिली की साख मुझे मिली, साख इज्जत मिली, क्योंकि बाजार में मुझे किसी से भी कोई भी लेन देन करने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि उनको पता था मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, कौन मेरे चाचा है, कौन मेरे फादर है, कौन मेरे परिवार वाले हैं। और दूसरा, मुझे जब बिजनेस करता था तो समय समय पे मेरे दादाजी हमेशा ट्यून करते रहते थे। एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ आपको। जरूर। हर बिजनेसमैन के लिए किस्सा बहुत काम का है, हर बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो सैकड़ों का धंधा कर रहा हो, चाहे हजारों का कर रहा हो, चाहे लाखों का, चाहे करोड़ों का, हर व्यक्ति के जीवन में इससे इम्पैक्ट आएगा। गौर से समझिए। मेरे किसी बिजनेसमैन के साथ पैसे को लेके कुछ कहा सुनी हो गई। मैं घर आया, तो जब घर आया तो मेरे दादाजी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और बोले क्या हो गया। मैं दादाजी से अमूमन अपने सारे बिजनेस की सीक्रेट्स सारी चर्चा कर लेता था। तो मैंने नाम के साथ बताया कि यार वो आया था, उससे इतने दिन पुराने पैसे लेने हैं और ऐसा ऐसा 3-4 बार हो चुका, मैंने बहुत बार उसको बोला, पर वो, तो मेरे दादाजी ने बोला, मतलब मैं शिकायत कर रहा था, मेरे दादाजी ने एक लाइन बोली जो मुझे यहाँ आज तक छपी हुई है कि बेटा धंधे में जब तक मतभेद हो रहे हैं तब तक धंधा चलेगा, जिस दिन ये मतभेद होना बंद हो गया और मनभेद हो गया
उस दिन धंधा उसके साथ तुम्हारा नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। कितनी गहरी बात है कि मतभेद हो रहे हैं वो होने दो, झगड़ा हो रहा है वो होने दो। झगड़ा होना इस बात की निशानी है कि वो आपके साथ धंधा करना चाहता है, नहीं तो तुम्हारे जैसे बेचने वाले 100 पड़े हैं मार्केट में। वो तुमसे क्यों झगड़ा कर रहा है, क्यों नेगोशिएशन कर रहा है? क्योंकि वो तुम्हारे साथ धंधा करना चाहता है। बिल्कुल। तो जब तक मनभेद नहीं होगा धंधा चलता रहेगा। तो मतभेद होते रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक लाइन ने मेरी जीवन में अबंडेंस ला के रख दी। उसके बाद से शायद ही है कि मेरे किसी के साथ मनभेद हुए हैं। मतभेद रहे, आज भी हैं, मनभेद नहीं हुआ। और तब से लगातार मेरे लोगों के साथ जो रिलेशन है वो हमेशा प्रॉस्पर होते रहे। अल्लाह हज़ारों में कोई 2-3 लोग होंगे जिनसे रिलेशन कभी खराब हुए, बाकी 997 लोगों से रिलेशन बहुत अच्छे रहे। और धंधा है ही रिलेशन। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि बिजनेस कोच या फिर एज ए बिजनेस चाणक्य तो आपको बहुत मिल जाएंगे, चित्रेश जी जैसे लोग तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहली सीख आपको मिलती है आपके परिवार से। आपके परिवार से आप सीखिए कि वहाँ से आपको जो चीज़ मिलती है ना वो आपके दिमाग में छप जाती है। और यहाँ पर आज आपको सीखने को जो मिल रहा है ये जल्दी से लोगों को मिलता नहीं है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि जो बहुत आसान चीज़ होती है बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो आज ये आपको मिल तो बड़े आसानी से रहा है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करोगे ये सोचना। अब हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि अपने रियल टैलेंट को कैसे पहचानें। जो आपने पहले बताया कि आप ये समझो कि आप बिजनेस को कॉपी ना करो, आप ये रियल बिजनेस बनाओ। अब कोई ये कैसे पहचाने कि मुझे करना क्या है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट क्या है, या फिर जो अंदर मेरे टैलेंट है वो बिजनेस में चलेगा भी कि नहीं चलेगा। बहुत उम्दा सवाल है आशीष भाई, और बहुत उम्दा सवाल को अपन बहुत उम्दा तरीके से जवाब देते हैं। ये सवाल आपने 25 साल पहले पूछा होता ना तो हालात हमारे भारत देश के ऐसे थे कि हमें जो मिले वो करो। सब लोग बहुत गरीब परिस्थिति से बाहर निकल रहे थे। पूरा भारत देश ही एक बड़ी गरीब परिस्थिति से बाहर आ रहा था। बिल्कुल। पर आज जो लोग व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, अधिकांश लोगों के फादर, अधिकांश लोगों के जो पेरेंट्स हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ बना के दे गए हैं। वो ब्रेड एंड बटर दे रहे हैं आपको, रहने के लिए छत दे रहे हैं आपको, दाल रोटी आपकी चल रही है, रहने के लिए घर है, आपके पास बेसिक ज़रूरतों के सामान हैं। तो फिर आज जल्दबाजी क्यों? जो बिजनेस फेल होते हैं ना, 10 में से 8 बिजनेस का आप एनालिसिस कर लो, वो सब जल्दबाजी के कारण फेल हुए हैं। क्योंकि उनको जल्दी बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए जल्दबाजी कर देते हैं। मैं थोड़ा इसको गहराई से समझाता हूं। बिल्कुल। यदि आज आपके पास आपके फादर ने, आपके पेरेंट्स ने ब्रेड एंड बटर की व्यवस्था कर दी है, तो थोड़े दिन 2-4-5 जगह जाके इंटर्नशिप कर लो भाई साहब। और इंटर्नशिप करने पे आपको पता चलता है कि आपका रियल पोटेंशियल क्या है। क्योंकि वहां आप पैसे कमाने नहीं जाते हो, वहां पे आप सीखने जाते हो। दोनों बहुत अलग बातें हैं। जब आप सीधे जॉब करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए पैसे के इंटेंट से जाते हो ना, वहां पे आपको सीखने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि जब आप पैसे के इंटेंट से जाते हो ना, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक मशीन में फंसा देता है। बिल्कुल, प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। वो आपको एक ऑटो रोटेटेड मशीन में डाल देता है कि तेरा काम यही है भाई, तेरा काम सुबह से शाम तक एडिटिंग करना है, इसके अलावा कहीं दिमाग मत लगाना। तेरा काम सुबह से शाम तक थंबनेल बनाना है, कहीं दिमाग मत लगाना। आप फंस गए। अब आप पूरी 10-20 साल वो थंबनेल बनाने में जिंदगी निकाल दोगे। वेरी ट्रू। पर वहीं जब आप सीखने जाते हो ना, तो आपका एम्प्लॉयर आपको फोर्स नहीं करता कि तुझे यही बस करना है। तो यदि आप आज से 25 साल पहले पैदा हुए होते तो फिर मरता क्या ना करता, कुछ भी करो। पर यदि आज आपके पास साल भर, साल 2 साल यदि आपके पेरेंट्स आपको खिला पिला सकते हैं, आपको छत दे सकते हैं, तो साल 2 साल भैया 5-10 जगह 2-2, 3-3 महीने इंटर्नशिप करके फाइंड आउट करो कि आपका रियल कहां निकल सकता है। चित्रेश का रियल चित्रेश किस जगह पे सबसे अच्छा काम कर सकता है। भाई ये फाइंड आउट कैसे होगा? हिट एंड ट्रायल से ही होगा ना। यदि कोई ऐसा कुंडली देख के बस बता दे कि भैया तू जाके कपड़े का धंधा कर ले, तू जाके सर्विस इंडस्ट्री में काम कर ले, तू यूट्यूबर बन जा, तू केमिकल का काम कर ले, तो फिर लोग भटकते ही नहीं, फिर मैक्सिमम लोग उसी बिजनेस में आ जाएंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हिट एंड ट्रायल कर करके फाइंड आउट कर लो किस जगह आपका पैशन है। अब लोग बोलते भैया मेरे 2 साल खराब हो जाएंगे। भाई साहब यदि आपने गलत डिसीजन ले लिया तो 25 साल खराब करोगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो आज 20-20 साल से काम कर रहे हैं और 20 साल बाद बोलते हैं कि यार ये काम मेरे लिए बना ही नहीं था। तो तुमने 20 साल खराब कर लिए ना। यदि आप विदाउट सेटिस्फैक्शन अपनी जीवन जी रहे हो
तो 20 साल आपको याद ही नहीं है। 20 साल से पूछो ना कि भाई आप 20 साल में 50 अच्छे हैप्पी दिन बता दो, वो बता नहीं पाएगा आपको, क्योंकि वो पूरे 20 साल एक मशीन में, गन्ने की जो मशीन होती है इसमें गन्ने का जूस निकालता है, बस उसमें सुबह से शाम तक वो पिर रहा है, वो जीवन जी नहीं रहा है। पर यदि आपने 1 साल अपना इन्वेस्ट कर लिया, बर्बाद नहीं किया, इन्वेस्ट कर लिया, ये फाइंड आउट करने में कि मुझे क्या करने में मजा आ रहा है और कौन सा काम हम 24 घंटे कर सकते हैं। अभी हम रात में 1 बजे पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये करने में आपको मजा आता है, मुझे मजा आता है, तो हमारे लिए 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे क्या फर्क पड़ता है। अभी 4 दिन पहले भी आपने पूरी रात 3-4 बजे तक संजय जी के साथ पॉडकास्ट किया। बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अच्छा, ये आपको और मुझे क्या पहले दिन मिल गया था? नहीं। आपने भी 25 बिजनेस बदल के देखे, मैंने भी 25 बिजनेस बदल के देखे। जब हमें 10-20 बिजनेस बदलने के बाद पता चला कि यार मेरी ट्रू स्ट्रेंथ किस काम में है, उसके बाद फिर अपन ऑल इन घुस गए इस काम में। तो ये जो 25 बिजनेस मैंने 15 साल में बदले, यदि मुझे समझ होती तो ये 25 में से 5-6 तो मैं पहले ही टेस्ट कर लेता ना, धंधा शुरू करने से पहले। तो शायद मैं 10 साल पहले जान जाता कि मेरी रियल पोटेंशियल क्या है। तो जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडियंस को, आपकी क्योंकि सबसे मेजॉरिटी बिजनेस ऑडियंस है, तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कमा रहा है और आपको 1 2 साल 3 साल खिला पिला सकता है, तो कम से कम 6 महीने तो इंटर्नशिप करो ही करो, जहाँ से आपको ये पता चल जाए कि अल्टीमेटली आपकी स्किलिंग कहाँ है या कौन सा काम करके आप अपने जीवन में तरक्की पा सकते हो। चलिए, ये स्टेप 1 है। ये स्टेप 1 है। हाँ। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। ठीक है। स्टेप 2 है अपने अंदर झांकना। मतलब एक तो हो गया आपने बाहर जा जाके टेस्टिंग कर ली, दूसरा है अपने अंदर जाना। अपना अंदर जाने के लिए थोड़ा सा अपने साथ एकांत में समय बिताओ, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करो। रोज शाम को एक पेज में लिखो कि आज मैंने पूरे दिन में ये काम किए हैं और ये काम करने में मुझे, इस काम करने में ज़्यादा मज़ा आया और ये काम करने में कम मज़ा आया, ये काम में मैं बोर हुआ और ये काम में मैं खुश हुआ। जब ये सेल्फ रियलाइजेशन आप डेली करना शुरू करोगे, अपने साथ बैठ के थोड़ा समय बिताना शुरू करोगे, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ों में आपका रुचि है, कौन कौन सी चीज़ें करके आपको खुशी हो रही है, कौन कौन से काम आप 24 घंटे करके भी थक नहीं रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। ये 100 में से 95 लोग नहीं कर रहे हैं। इसका अगर मैं अलग तरीके से बोलूँ तो तुरंत डिसीजन मत लो, डिसीजन लेने के लिए अपने आप को समय दो। एग्जैक्टली। 2 काम करिए, रोज सेल्फ टॉक करिए 2-5 मिनट की, रोज एक जर्नलिज्म डेली लिखना शुरू करिए। और एक तीसरा काम यदि आप कर सकते हो जो सबसे इजी है, अपने 5 करीबी दोस्तों से पूछो खुल के बैठ के कि भाई तुझे मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है और क्या सुधारने योग्य लगता है। यदि तू बैठ के बात नहीं कर सकता, सबको गूगल फॉर्म भेज दे और बोल दे भाई मेरे को एक गूगल फॉर्म भर के भेज दो। कितना आसान आपने बना दिया। कितना आसान काम है। कभी कभी क्या होता है आशीष भाई, हमें खुद नहीं पता होता हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, पर मेरे दोस्त को पता होता है कि यार चित्रेश का ये काम बहुत अच्छा है, ये बेस्ट कर सकता है। मेरा एक दोस्त है जिसने 20 साल मुझे बोला था कि तेरा मुंह ना हो तो तुझे, थोड़ा गलत शब्द बोले थे कैमरे में बोलना ठीक नहीं है, उसका बोलने का मतलब ये था कि तेरा मुंह ना हो तो तुझे कोई ना पूछे। और आज सच में मैं जो खा रहा हूँ मेरे मुंह की ही खा रहा हूँ ना, मैं तो बात ही बस करता हूँ। मैं तो 4 लोगों से बिजनेस की बात करता हूँ, उनको कंसल्टेशन देता हूँ, उसके खा रहा हूँ। तो उसने कब फाइंड आउट कर लिया था? 20 साल पहले। मैं इस प्रोफेशन में कब आया? 7-8 साल पहले। कितना सिंपल है बताओ आप। आपके दोस्त आपको सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। उसने मुझे 20 साल पहले लाइन बोल दी थी कि भाई, उसका कहने का मतलब था कि तू बात का पैसा खाता है, तू तेरी बात, तेरी जुबान इतनी बढ़िया शानदार है कि कोई किसी से तुम नेगोशिएशन भी कर लेते हो और वो गुस्सा भी नहीं होता है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको बहुत अच्छा। एक बार हम लोग सब्जियां खरीद रहे थे, सब हम लोग दोनों साथ में सब्जी खरीदने जाते थे। तो सब्जी वाले से भाव ताव किया, तो जब मैंने उसको पैसे दे दिए, मोल भाव नहीं किया, पैसे दे दिए, मान लीजिए मैंने उसको 100 रुपये दिए और उसने मुझे 20 रुपये वापस किए, तो मैंने उसको बोला भाई साहब देखो, मैंने तो तुम्हें जो तुमने मांगा दे दिया, मेरे जाने के बाद कहीं तुम्हें दुख तो नहीं होगा तुमने ज़्यादा पैसे मुझसे ले लिए? मैंने ये नहीं बोला पैसे कम कर लो, मैंने बोला मेरे जाने के बाद कहीं तुम्हें दुख तो नहीं होगा तुमने भैया से ज़्यादा पैसे ले लिए थे। उसने 10 रुपये और वापस कर दिए। मतलब कि उसे ऐसी दुविधा में फंसा दिया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो अब ये कितनी सहज बात है, कितनी सिंपल बात है।
और सर ये सच बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं 100 बार यूज़ किया और 100 में से 95 बार मुझे इस फॉर्मूले से जीत मिली। तो कई बार क्या होता है बहुत छोटी छोटी सी बातें आपके फ्रेंड सर्कल के लोग नोटिस करते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो यदि आप एक छोटा सा उनसे फेवर ले लो कि भाई बता मेरे अंदर 5 अच्छी क्वालिटी क्या है और मेरे अंदर 5 कौन सी चीज़ें जिनको मुझे सुधारना है। ऐसे आपने मान लो 10 दोस्तों से ले लिया और 10 दोस्तों का एक कंबाइंड शीट बना के पिवट कर दिया और उसमें से 3-4 चीज़ें देख लो, फिर तुम खुद रियलाइज़ कर लो हाँ यार ये 3 चीज़ें जो कॉमन निकली हैं, ये 3 चीज़ों में बेस्ट हूँ। अब उन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द बिजनेस बिल्ड करो, काम हो जाएगा। यदि आप आर्टिस्टिक आदमी हो तो आर्ट के इर्द गिर्द बिजनेस बिल्ड करो, यदि आप बात करने में एक्सपर्ट हो तो बात करने के बिजनेस के इर्द गिर्द अपना बिल्ड करो, यदि आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो तो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द बिल्ड करो, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट हो तो मैन्युफैक्चरिंग के इर्द गिर्द करो। ये कब पता चलेगा? जब आपके दोस्त आपको बताते हैं। इतना सिंपल है आशीष भाई, इतना ही सिंपल है। इसके बाद बहुत सारे टेस्ट हैं ऑनलाइन, साइकोमेट्रिक टेस्ट करा लो, DMIT करा लो, एप्टीट्यूड टेस्ट करा लो, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन आज आप कर सकते हो क्योंकि आज आपके पास ब्रेड एंड बटर है। मैं देखता हूँ कोटा में, बिहार में, दिल्ली में लाखों बच्चे 5-5, 7-7, 8-8 साल तैयारी करते हैं। क्या उनके माँ बाप उनको खाने पीने नहीं दे रहे? कर ही रहे हैं। हम लोग 12वीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद हायर स्टडीज बेसिक तो छोड़ ही दीजिए सर। हाँ जी, बेसिक का सब छोड़ दीजिए। बेसिक के बाद जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, लाख लोग IPS या बड़े उसमें जाते हैं तो उसमें से 2-4 लोग सिलेक्ट होते हैं। हाँ, लाखों में 2-4। हाँ बिल्कुल। तो जब इतने लोग 5-5, 10-10 साल वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई तू धंधा करना शुरू कर रहा है तो तू धंधे में 6 महीने 1 साल इन्वेस्ट नहीं कर सकता? यही सबसे बड़ी गलती हर वो आदमी करता है जो बिजनेस करना शुरू करना चाहता है। इससे भी बड़ी गलती करते हैं। क्या? पहले रिसर्च नहीं करेंगे, पहले इंटर्नशिप नहीं करेंगे, फिर एक धंधा खोलेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, उसमें 10-20 लाख रुपए बर्बाद करेंगे, फिर दूसरा धंधा खोलेंगे, फिर 1 साल 2 साल करेंगे, फिर उसमें 10-20 लाख बर्बाद करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो आपने जो पैसा बर्बाद किया वो तो कभी भी कमा लोगे। जो आपने एक्सपेरिमेंट में 5 साल बर्बाद कर लिए, कहाँ से लाओगे? आ ही नहीं सकते हैं। यदि ये 5 साल की जगह केवल 1 साल इंटर्नशिप कर लेते, 1 साल किसी के यहाँ फ्री में काम कर लेते, तो शायद आपके 5 साल बर्बाद ना होते। उस 1 साल में आप दूसरे के पैसे से दूसरे के साथ काम करके सीख लेते कि तुम क्या कर सकते हो। वेरी ट्रू। अब यहाँ पर चलिए हमें पता चल गया हमारा पोटेंशियल क्या है, या फिर हमें समझ में आ गया कि मुझे क्या बिजनेस करना है। अब यहाँ पर 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो उसके पास बहुत पैसा है और बहुत अच्छे लोग हैं आप जैसे, तो वो अच्छे से बिजनेस कर लेगा। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, मुझे पता तो चल गया कि मुझे बिजनेस क्या करना है, अब पैसे नहीं हैं, तो इस अपने पोटेंशियल को प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करें? सर सच जवाब दूं या पब्लिक को जो अच्छा लगे वो जवाब दूं? वो जवाब दो जिसे सुन के लोग अंदर से अपने आप को झंझोर लें ये कि हाँ यही है। सर धंधे करने में यदि पैसे की जरूरत होती तो बायजूस को तो लाखों करोड़ रुपए मिले, वो क्यों फेल हो गया? स्नैपडील को लाखों करोड़ मिले, वो क्यों फेल हो गया? जुबोंग को लाखों करोड़ मिले, वो क्यों फेल हो गया? आस्कमी बाजार क्यों फेल हो गया? धंधा करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, धंधा करने के लिए सोच की जरूरत है। आपके एक क्लाइंट है जेनरिक आधार वाले, अर्जुन भाई। अर्जुन भाई को टाटा ने सपोर्ट किया ना? हाँ जी किया ना? बिल्कुल। क्यों किया? उसका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, ठीक ठाक, मतलब नॉर्मल। उसके आंख में रतन टाटा को चमक दिखी थी कि यार ये आदमी धंधा बिल्ड करेगा। उसके प्रेजेंटेशन में दम दिखा था, तब रतन टाटा ने उसको फंडिंग किया। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जिनको आप और मैं जानते हैं। जो देश पांडे जो एक और लड़का था, शुभांशु सुनिंशी क्या नाम था, जो उनका पर्सनल असिस्टेंट भी रहा, घुंघराले बाल थे लड़के के, उसको फंडिंग की रतन टाटा ने। एक और जो ट्रक में फ्यूल बेचने का काम कर रहे हैं कपल, उनको फंडिंग की। धंधा करने के लिए पैसा चाहिए ही नहीं आशीष भाई, धंधा करने के लिए एक ही चीज चाहिए, अवेयरनेस। ये रखो कि आप कौन सा बड़ा प्रॉब्लम मार्केट का सॉल्व कर रहे हो, ये अवेयरनेस। और उस पर इतनी रिसर्च करो, इतनी रिसर्च करो, इतनी रिसर्च करो कि जब आप किसी के सामने बैठो धंधे की बात करने के लिए, तो वो 100 सवाल पूछे ना, तो आपके पास 101 सवाल का जवाब होना चाहिए। एक सवाल आप बताओ कि भैया ये सवाल तुम पूछना भूल गए हो, मुझसे पूछो ये सवाल, इसका भी जवाब मेरे पास है।
शार्क टैंक में लोगों ने धंधे को पैसा नहीं दिया, बंदे को पैसा दिया है। क्या बात कही, धंधे को नहीं बंदे को मिलता है पैसा। आप बताइए किस धंधे को पैसा दिया? उन्होंने बंदे की ताकत देखी कि यार ये आदमी बिल्ड करेगा। ऐसा उन्होंने कई बार कहा भी कि हम आप पर बैट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो पैसा धंधे को नहीं मिलता, पैसा बंदे को मिलता है। पर बंदा तब बनता है जब वो रिसर्च कर करके अपने आप को डेली अपग्रेड करता रहे। आदमी क्या होता है, एक दिमाग में आइडिया आया और बस लग जाता, चलो अब। वो लोगों के साथ शेयर भी नहीं करता ये सोच के कि मेरा आइडिया कॉपी कर लो, आइडिया कॉपी हो जाएगा। अरे भले मानस, जो आइडिया पे तू काम कर रहा है सैकड़ों लोग कर चुके, तुझे अवेयरनेस नहीं है। वेरी ट्रू। तुझे अवेयरनेस नहीं है कि भाई ये धंधा ऑलरेडी मार्केट में लोग कर रहे हैं। और जब आपको अवेयरनेस आती है ना, तो जो उस धंधा को करके फेल हुए जाके पूछो फेल क्यों हुआ, करो रिसर्च। तो आदमी रिसर्च नहीं करना चाहता। उसको क्या लगता, बस आज मेरे मन में आइडिया आया, अब मुझे तुरंत फंडिंग मिल जाए और मैं 2 महीने में करोड़ों की कंपनी बना लूं। जल्दबाजी, जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी। आप रिसर्च करो, आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करो। लोग आपका आइडिया कॉपी कर सकते हैं पर आपकी एग्जीक्यूशन कॉपी नहीं कर सकते। और एग्जीक्यूशन उसी का सफल होता है जिसने तगड़ी मार्केट रिसर्च करके रखी हो, जिसको पता है कि मैं यहां फंस सकता हूं, यहां से फंसने के लिए मुझे ये करना है, यहां फंसा तो यहां से फंसने के लिए मुझे ये करना है, यहां फंसा तो यहां से फंसने के लिए मुझे ये करना है। वो आएगा आपके एक्सपीरियंस से, जब आपने बहुत मेहनत की होगी, जब आपने बहुत ट्रेनिंग ली होगी उसकी, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सर बिल्कुल सिंपल है। आप आंख नाक कान खुले रख के लोगों के साथ चर्चा करो ना। लोग डरते हैं कि यार ये आइडिया कॉपी हो जाएगा, और यही डर 100 में से 95 बिजनेस फेलियर की वजह है। अच्छा, आइडिया के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूँगा। चैट जीपीटी खोल लेना और जो दिमाग में आइडिया हो उससे पूछ लेना कि आप मुझे इस बिज़नेस से रिलेटेड कोई 10-20 आइडिया बता दो। चैट जीपीटी भर भर के आइडिया दे देगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि आइडिया की बहुत ज़्यादा वैल्यू रह गई है। आइडिया को आइडिएशन में कैसे कन्वर्ट करें उसकी वैल्यू रह गई है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आशीष भाई। इसमें मैं थोड़ा और कुछ ऐड करना चाहूँगा लाइव एग्जाम्पल से। एक मेरे मित्र हैं, वो हरिओम कंपोस्ट के नाम से बिजनेस चलाते हैं, हरिओम कंपोस्ट। अब उनके दिमाग में बिजनेस कैसे आया, वो जिस जगह पे रहते थे उसके आसपास डेयरी थी। एक दिन वो बाइक से जा रहे थे और रोड पे गोबर पड़ा होने के कारण उनकी बाइक स्किट हो गई। स्किट हो गई, गिर गए। उनके मन में आया कि यार इस गोबर को मैं रोड से कैसे हटाऊं कि आज मैं कह रहा हूं कल और भी गिरेंगे। बस इस एक बात पे उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करना चालू की। आज वो बंदा सर 4-5 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट बनाता है और उसका टर्नओवर हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। 2 रुपये किलो बनाने की कॉस्ट आती है, 40 रुपये किलो बिकती है। गोबर से खाद बनाने का काम करता है, 2 रुपये किलो में बनाता है, 40 रुपये किलो में बेचता है। बताइए कितना % मार्जिन हुआ, आप मुझे कमेंट गोबर उठाने का पैसा हाँ जी डेयरियों से वो लेता है कि मैं आपका गोबर लेके जा रहा हूं, मुझे हर ट्रक का 100-200 रुपये तो कुछ चाहिए। मतलब वो अपना रॉ मटेरियल भी किसी से पैसे लेके आता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसने। वही गोबर को उन लोगों को तकलीफ होती थी उसको डिसमेंटल करने में, ठिकाने लगाने में। उनको लगा कोई आके लेके जा रहा, भैया 100-200 ले भी जा रहा है, एक ट्राली का तो ले जाने दो। आपने बड़ा बिजनेस आइडिया दे दिया बहुत सारे लोगों को। सर करे ना सर, ऐसे एक नहीं मैं सैकड़ों बिजनेस आइडिया देता हूं, करे ना लोग। घर में लोग अपने घर में सर छोटे 10 बाई 10 के 100 स्क्वायर फीट के घर में भी है ना, आदमी 1-2 लाख रुपए का मशरूम उगा सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? गारंटेड उगा सकता है। मैं ऐसे 10-20 नाम आपको बता देता हूं। एक पारस मशरूम है, जबलपुर जैसे छोटे शहर से उन्होंने काम शुरू किया था। आज थाईलैंड बैंकॉक में उनकी 2 होटल हैं। मशरूम बेच के थाईलैंड बैंकॉक में होटल बनाई हैं। कैमरे पे बोल रहा हूँ आपको ये बात। एक गुप्ता जी हैं मशरूम वाले, उन्होंने छोटी सी जगह से शुरू करी थी, आज देश के कई जगह पे जा के ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। मतलब छोटे से कमरे से मशरूम का बिजनेस भी बड़े मजे से किया जा सकता है सर। 25-50 हज़ार रुपये से लेके लाख रुपए आप कमा सकते हो। आपकी कितनी ज़्यादा उसमें डिवोशन है और कितनी फसल आप उसमें निकाल पा रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। क्या आपने सीखा है, कैसे आप उसको काम करोगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये आ जाता है। तो बिज़नेस आइडिया तो भर भर कर हैं। आपको जब आप चित्रा जी से मिलोगे या उनसे बात करोगे, उनके अलग अलग पॉडकास्ट देखोगे, तो आपको पता नहीं कितने बिजनेस आइडियाज़ मिल जाएंगे। मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अपने ये जो कैमरामैन यश भाई है ना, इनके साथ एक बंदा आया था आगर से, क्या नाम था उसका, हर्ष भाई आए थे।
हर्ष भाई ने मुझे वहां की 2-3 प्रॉब्लम्स बताई, मैंने तीनों प्रॉब्लम के इर्द गिर्द उनको धंधा बता दिया। क्या प्रॉब्लम थी और क्या सॉल्यूशन था बता दो, लोगों का भी हेल्प हो जाएगी, जो बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं उनको 2 आइडिया और मिल जाए। चलो बताता हूं मैं। उन्होंने मुझे बताया कि यार हमारे यहाँ मक्के की बहुत फसल होती है और मक्के की फसल का सही भुगतान नहीं मिल रहा लोगों को। तो मैंने उनको 2 अलग अलग आइडिया बताए केवल मक्के से ही। एक तो मक्के की डिस्पोजल कपलेट बनती है, दूसरा मक्के के स्टार्च की डिस्पोजेबल पॉलिथीन बनती है बायोडिग्रेडेबल, जो इंडिया में एकदम नया कॉन्सेप्ट है। और गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। गवर्नमेंट सर भर भर के सब्सिडी देती है, 40% सब्सिडी है गवर्नमेंट की, 40% सब्सिडी दे रही है उसमें। तो वो मुझे क्या बताने आए थे, समस्या। और सुनते ही से, ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन बाद, सुनते से ही मैंने उनको छूट सोल्यूशन बताया। और वो इतना खुश होके गए 15 मिनट की मीटिंग में। दीपक भाई से बोले वो कि यार मुझे चित्रेश सर का 1 घंटे का टाइम चाहिए। तो मैंने कहा फ्री हूँ, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट में ही मीटिंग खत्म हो गई, क्योंकि वो जो समस्या लेके आए थे, जो वो सुनना चाहते थे, जो वो जानना चाहते थे, 15 मिनट सॉल्यूशन बात हो गई। तो कहने का मतलब ये सर, जब आप अवेयरनेस, अब ये कब क्यों आया, क्योंकि अपन अवेयरनेस से दिमाग खोल के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, वो क्या कर रहे हैं उस पर बात करते हैं, ऐसी तमाम चीजें होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आपको फिर सॉल्यूशन मिल जाता है। आइदर तो आप प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को स्टडी कर लो, वहाँ से भी आपको बिजनेस आइडिया मिल जाएंगे। जैसे गोबर से कैसे बिजनेस किया जाए, एक छोटा सा आइडिया दिमाग में आया और आज बड़ी कंपनी बन गई। ऐसी बहुत सारी कंपनी के बारे में आप भी जानते होंगे, आप मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने 0 से शुरू किया और आज हीरो बन चुके हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमने आइडिया कोई अडेप्ट कर लिया, उस आइडिया को हमने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम उन बिजनेस की बात करते हैं जो कहीं अटक गए हैं, या फिर बिजनेस तो कर लिया, बस रोजी रोटी चल रही है। मतलब आज भी जब आप लोगों से बात कर रहे हो ना कि धंधा कैसा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से 90% लोगों का जवाब क्या आता है, बस चल रहा है या दाल रोटी चल रही है। तो आखिरकार अधिकतर लोगों के बिजनेस दाल रोटी पर अटक क्यों जाते हैं, या फिर एक जगह आकर स्टक क्यों हो जाते हैं? सर फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं जवाब कौन सा दूं जो पब्लिक को सुनने में मजा आए या जो सच हो। नहीं, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि केवल वही जवाब देना आप जो अच्छे लगे। सर जितने लोग ऐसा बोलते हैं ना बिजनेस केवल चल रहा है, हाँ, उनमें से मेजॉरिटी लोगों की समस्या मैं बताता हूं आपको। जैसे ही धंधे में पैसा आना शुरू होता है, वो धंधा बिल्ड नहीं करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टियां बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, अपनी लग्जरी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, अपने शौक, अपने ऐशो आराम, अपनी छुट्टियां, ये सब बिल्ड करना शुरू कर देते हैं अधिकतर लोग। नहीं, इसको मैं समझा नहीं थोड़ा सा, अगर आप फिर से समझाता हूँ सर मैं। धंधे में पैसा आया, जैसे ही धंधा शुरू किया, धंधे में पैसा आना शुरू किया, अब उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कि मैं अब अपने लिए एक मकान खरीद लूँ। अच्छा, मतलब पूंजी निकाल ली वहाँ से, अपने लिए मकान खरीद लूँ। यार अब तो मेरे पास अच्छा पैसा आ रहा है, अब मैं मारुति 800 से नहीं चलूंगा, अब तो मेरे पास स्कॉडा होनी चाहिए। ठीक, क्यों भैया, धंधे में पैसा आ रहा, दिखाना भी तो है कि मैं कमा रहा हूँ। बांध ली EMI, मकान खरीद ला, बांध ली EMI। अब ये EMI आप कहाँ से चुका रहे हो? बिजनेस के पैसे से। अब जब बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम कोलेटरल ले रख के ओवरड्राफ्ट, लोन, दोस्त लोन, फ्रेंड लोन, क्रेडिट कार्ड, अब आप फंस गए उस चक्रव्यूह में चुकाने वाले। जब आप उस चक्रव्यूह में फंसे हो तो आपका फोकस धंधे पे कहाँ है? बिल्कुल, आपका 1 तारीख से 10 तारीख तक फोकस रहता है टीम की सैलरी पे, और 10 तारीख से 30 तारीख तक टेंशन रहता है जिन जिन से लिए उनकी डेट सारी उनके चुकाने हैं। ये मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आपने शायद सुना भी हो इस वर्ड के बारे में, EMI ट्रैप। मतलब EMI के चक्कर में फंस गए अगर आप, तो बस ज़िंदगी आपकी EMI में निकल जाएगी। तो आप इन्वेस्टमेंट इसको किस तरीके से क्या करें फिर यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली मकान भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी, करना तो सभी कुछ है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम केवल पैसा ही कमाएं जी, हम कोई सुख ना भोगें। पैसा कमा रहे हैं तो सुख भोगने के लिए कमा रहे हैं, तो कैसे करें? अच्छा सवाल है आशीष जी। देखिए, घर बनाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, कार खरीदना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, पर इसको करने का एक प्रोसेस रखो अपने दिमाग में कि यार जब तक मेरी इनकम में, जब तक मेरे धंधे में मैं इतनी पैसिव इनकम बिल्ड ना कर लूं कि ये सारी EMI मेरी पैसिव इनकम से जाना शुरू हो जाए,
तब तक मुझे पूरा पैसा, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन धंधे में लगाना है। और जिस दिन आपका वो बिल्ड हो जाए उस दिन करिए शौक। आप ऐशो आराम पूंजी से मत करो, कमाई से करो। आप मकान पूंजी से मत बनाओ, कमाई से बनाओ, कैपिटल मत तोड़ो। तो सबसे पहले ये फिगर आउट करो कि यार मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे कितनी पूंजी चाहिए। तो पहले पूरी मेहनत करके उतनी पूंजी बनाओ, कमा कमा के पहले पूंजी बनाओ। जब आपके पास वो पूंजी बन जाए उसके बाद आप कमाई से फिर आप ट्रैवल भी करो, फिर आप मकान भी खरीदो, फिर आप कार भी खरीदो, फिर सब शौक करो। भाई कमा तो आप अपने लिए रहे हो ना, पर आप अपने लिए ना कमा के ईएमआई बांध के दूसरों के लिए क्यों कमा रहे हो? ब्याज में सारा पैसा जा रहा है, बस पूरा पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है, पूरा पैसा लोन रिकवरी में जा रहा है, पूरी जिंदगी कर लिया आपने। मतलब आप अपने लिए नहीं कमा रहे हो। आप सुबह घर से निकल रहे हो, आज मुझे आशीष अग्रवाल के पैसे देने हैं, दुकान खोल रहे हो, आज आशीष अग्रवाल के पैसे देने हैं। दूसरे दिन आज मुझे चित्रेश सोनी के पैसे देने हैं। तीसरे दिन आज मुझे यश के पैसे देने हैं, आज मुझे आशु के पैसे देने हैं। अरे आज तो बच्चों की सैलरी भी है, अरे आज तो रेंट भी है। तो सुबह से शाम तक फोकस किस में लगा? आज शाम को आशीष को पैसे देना, आशीष को पैसे देना, आशीष को पैसे देना। धंधा कहाँ कर रहे हो आप? आपका माइंडसेट ही चेंज हो गया पूरा। सर आपका फोकस ही नहीं है धंधे पे। जहां फोकस जाएगा वहां एनर्जी जाएगी, जहां एनर्जी जाएगी वहां बरकत आएगी। अब आपका फोकस है आशीष को समृद्ध बनाने के लिए, तो आशीष के पास एनर्जी जाएगी। आपका फोकस है चित्रेश को समृद्ध बनाने के लिए, तो चित्रेश पे एनर्जी जाएगी। तो आपकी मेहनत की कमाई के मजे कौन ले रहा है, आप या बैंक? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो बैंक को मजे मत दिलाओ, आप अपनी मेहनत की कमाई के मजे खुद लो, अपनी फैमिली को दो, अपने एम्प्लॉइज़ को दो जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा लेसन है आपके लिए आज के इस पॉडकास्ट से। तो एक तो बड़ा आपने रीज़न ये बता दिया चित्रेश भाई कि एक बड़ा जो रीज़न होता है कि हम इनिशियल लेवल पे ही कमाना शुरू किया, नहीं कि हमने अपने पर्सनल खर्चों पे लगा दिया। एक तो ये बड़ा रीज़न है। और क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे कि हम बिजनेस में स्टक हो जाते हैं? बहुत अच्छा, सेकंड रीज़न बताता हूँ आपको। तो पहला तो हो गया कि आपने अपनी पूंजी तोड़ ली। अधिकतर लोग इसमें फेल होते हैं। उसके बाद के लोग फेल होते हैं कि वो अपनी कंपनी में लोग नहीं बनाते हैं। वो अपनी कंपनी में ना सारे काम स्वयं करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन। वो पावर डेलीगेट नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने रख तो लिया एक शानदार वीडियो एडिटर, पर वो उस एडिटर के सर पे जाके खड़े रहेंगे। अरे भाई तूने एक्सपर्ट हायर किया, उस पर छोड़ देना। ठीक बात है। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं राहुल जैन, वो बोलते हैं एक बिजनेसमैन का काम है सुबह 8 बजे ऑफिस जाओ, 8 बजे से 9 बजे तक मंथन करो अपने आप के साथ, 9 बजे से 10 बजे तक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कंपनी के जो जिन से आपको बात करनी है, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, उनके सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक पर्चे में लिखो। वो जैसे ही ऑफिस में आए उनके सबके हाथ में पर्चे दो, सबके साथ 5-5 मिनट की मीटिंग करो, 11 बजे ऑफिस छोड़ दो। ऑफिस तो शुरू ही 10-11 बजे होता है। 11 बजे ऑफिस छोड़ दो। और ऑफिस से जाने के बाद बिजनेस नेटवर्किंग करो, वहां टाइम निवेश करो, उस व्यक्ति के साथ टाइम निवेश करो जिस व्यक्ति के साथ टाइम निवेश करने से आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ आए। और शाम को 6 बजे अपने घर जाओ, परिवार के साथ समय बिताओ। जितना ज्यादा आप ऑफिस में बैठोगे उतना ज्यादा आपकी धंधे की तरक्की रुकेगी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो सर आप। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहा हूं सर। क्या मुकेश अंबानी सर सारे धंधे में बैठते हैं? नहीं, इसलिए वो मुकेश अंबानी है। क्या गौतम अडानी दिन भर गल्ले पे बैठते हैं? इसलिए वो गौतम अडानी है। क्या पीसीजी ज्वेलर्स वाला सारे गल्ले पे बैठता है? क्या कल्याण ज्वेलर्स वाला सारे गल्ले पे बैठता है? क्या अजमेरा फैशन वाला सारे गल्ले पे बैठता है? अजमेरा फैशन को तो आप और मैं दोनों जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो क्या करता है, दिन भर क्या करता है बताइए? दिन भर नेटवर्किंग के अलावा वो क्या काम करता है? बिल्कुल नेटवर्किंग है अपने लिए। वो 2 ही काम करते हैं, लर्निंग है। एक नेटवर्किंग करते हैं, दूसरी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। हाँ जी। इसके अलावा मैंने आज तक उनको कोई काम करते नहीं देखा। और मैं सच बता रहा हूं, उनसे ज्यादा बड़े ब्रांड हैं सूरत में, उनसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं सूरत में, पर जब हम धंधे में बात करते हैं ना तो नाम उसका आता है। ब्रांडिंग का कमाल है। ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। तो दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, अपने लोगों को डेवलप नहीं होने देते हैं। अच्छा, यहां पे है ना टीम भी बड़ी होशियार होती है। जब उनको लगता है ना यार ये तो हर जगह मेरे को उंगली करता ही रहता है,
तो टीम क्या करती है, मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। एक साड़ी वाले की दुकान है, मान लो साड़ी वाले की दुकान में उसकी आदत होती है मालिक की हर ग्राहक के सामने लुदुर लुदुर करने की, सामने लपर लपर करने की। तो सेल्समैन भी पता क्या बोलता, सर आप आ जाते हो ना तो ग्राहक 5,000 की जगह 12,000 का माल खरीद लेता है। बस सेठ की छाती फूल गई। तो वहां से आपने सेल्समैन किस काम के लिए रखा, सेल्स करने के लिए, पर वो आपको हवा भर भर के, आपको चने के झाड़ पे चढ़ा चढ़ा के आपसे सेल्स कराता और खुद पीछे बैठ के मजे लेता। करने दो सेल्स, अपने को तो पैसा मिल ही रहा है, करने दो सेल्स। चापलूसी करके उनकी लाइमलाइट में भी है। और अपन को क्या लगता, अपन कंपनी के, अपन इस दुकान के सबसे अच्छे सेल्समैन है। भाई तू सबसे बेवकूफ आदमी है, तूने सेल्समैन को रखा है और तू खुद सेल्स कर रहा है यदि, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। मैंने क्या बोला, आप नेटवर्किंग करने जाओ, बिजनेस के कोलैबोरेशन के लिए जाओ, बिजनेस के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जाओ। छोटे छोटे धंधे के सेल्स के लिए आप मत जाओ, टीम रखो, उसके लिए टीम को डेवलप करो। तो लोग टीम पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एक बड़ी चीज लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग बनाते हो, लोग बिजनेस बनाते हैं। ठीक बात है, ठीक। और जितने लोग ये सोचते हैं ना कि मैं लोगों को सैलरी दे रहा हूं, वो सब गलत सोचते हैं। आपकी टीम आपको प्रॉफिट दे रही है, आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हो। टीम आपको कमा के देती है, आप टीम को कमा के नहीं देते हो। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि मेरी टीम में जितने लोग हैं इनके कारण मेरा परिवार चल रहा है, उस दिन आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। और जब व्यवहार में परिवर्तन आएंगे तो वो आपके साथ प्रेम से जुड़ जाएंगे, और जब वो आपके साथ प्रेम से जुड़ेंगे तो आपके धंधे की तरक्की की चिंता उनको होगी। ठीक बात है। तो बेसिकली कितना गूढ़ ज्ञान है और कितनी सिंपल बातें हैं, कितनी आसान चीज़ें आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आप देखिए कि आपको कैपिटल हमेशा बना के रखनी है। एक चीज़ इसमें मैं और जोड़ देता हूँ कि आप 6 महीने 8 महीने का वर्किंग कैपिटल भी साथ में अटैच करके रखो। सिर्फ ये नहीं कि कैपिटल के साथ, दूसरा टीम, आखिरकार आपके लोग ही आपको बिजनेस बना कर देंगे, बिजनेस कमा कर देंगे। ये आप जिस दिन सीख लोगे, जिस दिन समझ लोगे, उस दिन ग्रोथ आपकी हो ही जाएगी। तो ये बात तो होगी, मतलब ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोग ना करें और इसी चीज़ में ना फंसे रहें कि हम सारा दिन हम ही मेहनत करेंगे तो काम होगा। आखिरकार आपकी टीम काम करेगी। अब चलिए, आपका बिजनेस हमने बना लिया, बिजनेस एक और गलती, अच्छा एक और गलती है अभी ज़्यादातर लोग करते हैं, तो पहले हम वही ऐड कर ले। अब ये 2 चीजें हो गई। तीसरी एक गलती, आप हमेशा अपने साथ एक मेंटर नहीं रखते हैं। हमें क्या लगता है, अपने को धंधे का सब आता है, अपने को क्या जरूरत। भाई कभी उनसे बोलो ना आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जाना चाहिए, तो बोलते हैं अरे उसको यहाँ लेके आओ, अपन ने धंधा खुद बनाया, अपन उसको सिखाएंगे धंधा कैसे बनाते हैं। वेरी ट्रू। जब आप किसी डॉक्टर के पास अपने किडनी स्टोन को लेके जाते हो, तो क्या वो डॉक्टर ने खुद अपना किडनी स्टोन निकाला तभी वो आपका इलाज कर पाएगा? कोई जरूरी नहीं ना। ठीक बात है। उसने हजारों लोगों के किडनी स्टोन निकाले होंगे तब आप उसके पास जाओगे। तो जरूरी नहीं ना आप जिसके पास जा रहे हो उसने आपका धंधा जैसा धंधा ही एक्सेल किया हो। वो आपके जैसे सैकड़ों बिजनेस को एक्सेल कर चुका है। आप बताओ, पिछले 5,000 साल के इतिहास में जितने राजा भारत में हुए, एक भी राजा आप ऐसा बता दो जिसका कोई गुरु नहीं था। श्री रामचंद्र जी से सोच लो, गुरु परंपरा ही चलती थी पहले तो, गुरु बिन ज्ञान होता ही नहीं। अभी की बात सोच लो, चंद्रगुप्त चाणक्य की बात कर लो। बिल्कुल, मतलब चलो श्री कृष्ण जी तो ज्यादा पुराने हो गए, श्री राम भगवान ज्यादा पुराने हो गए। आज की बात कर लो 100-200 साल पुरानी। ठीक बात है। हर राजा को मेंटर की जरूरत पड़ती थी। क्या मेंटर युद्ध लड़ने जाता था? नहीं, वो खाली बैठ के ये ऑब्जर्व करता था कि मेरा राजा क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, कहाँ इसको मुझे कान मरोड़ना है, कहाँ इसके कान ठीक करने हैं, कहाँ इसको मुझे प्रोत्साहित करना है, कहाँ मुझे इसको थोड़ा सा प्यार से समझाना है। तो बिजनेसमैन जो तीसरी सबसे बड़ी गलती करता है, उसको लगता है अपनिच भगवान अपने को धंधे की पूरी ज्ञान है, जिसके कारण वो बिजनेस डुबा देता है अपना। और चौथी सबसे बड़ी गलती, अच्छा ये 3 नहीं है, चौथी भी देख लो। ये आपको क्या मिल रहा है आज। अगर आप किसी ऐसे ट्रेनिंग सेशन में जाओगे तो आपको हजारों लाखों रुपए देने पड़ेंगे, और आज इस पॉडकास्ट में आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो हम चौथी गलती पर भी आ जाते हैं। चौथी सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो अपने सर्कल का सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता है।
ये तो अच्छी बात है ना, हीरो है वो अपने सर्कल का। बस यही गलत सोच लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। आप यदि अपने सर्कल के सबसे बेवकूफ़ आदमी नहीं हो, सबसे नासमझ आदमी नहीं हो, तो आपकी तरक्की का यूज़ नीचे वाले करेंगे जो आपसे कम समझदार हैं। और आप यदि सबसे कम समझदार हैं तो आप अपने से समझदार लोगों के ज्ञान ले लेके अपनी तरक्की करोगे। ओके। तो आप हमेशा अपना सर्कल वो बनाओ जहां से आपको सीखने मिले, जहां से आपको जानने मिले, जहां से आपको ज्यादा, मान लो आप 100 करोड़ के आदमी और आप 500 करोड़ के ग्रुप में बैठोगे तो आपको पता चलेगा यार 500 करोड़ वालों के दिमाग में क्या चलता है। जब उनकी आपस में बातें होंगी ना तो आपको पता चलेगा अच्छा इसलिए मैं 100 से 500 पे नहीं पहुंच पाया। यदि आप अपने सर्कल में सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो तो आप अपने जीवन में सबसे बेवकूफ आदमी हो। क्या बात है। तो आप हमेशा प्रयास करिए कि आप अपने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ ही उठें बैठें। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक किस्सा भी सुनाना चाहूंगा। 100%। मैं बहुत छोटा था, मेरे को लगता है शायद 8-9 साल का रहा हूँगा। तो मेरे घर के बाहर बच्चे लोग गोटियां खेल रहे थे, जिसको कंचे मार्बल बोलते हैं, हाँ, खेल रहे थे। और मैं घर के बाहर बैठ के देख बस रहा था। मेरे चाचा जी हैं, सुशील सोनी नाम है उनका। वो घर में आए और उन्होंने मुझे आवाज़ लगा के अंदर बुलाया और मुझे डांट के बोला दोबारा वहाँ बैठे मत देखना। थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ, क्या कर रहे थे क्या, डांटा और बोले दोबारा वहाँ बैठे मत देखना। अपने को समझ में नहीं आया, बहुत छोटी उम्र थी। और 1-2 साल बाद फिर से वही चाचा के सामने मैं अपनी दुकान के सामने कुछ लोगों के साथ झुंड बना के खड़ा था। फिर उन्होंने बुलाया, फिर डांटा। इस बार थोड़ा तेज आवाज में डांटा, थोड़ा सा मतलब अच्छे भाषा के साथ डांटा। हाँ कि यार तुम्हें समझाया ना कि वहां खड़े मत हुआ करो। अच्छा तब भी मुझे समझ में नहीं आया था, बाय गॉड। उस दिन के बाद से मैंने दहशत में चाचा के डर के कारण वैसी संगतें खत्म की। और जैसी वो संगतें खत्म की, आज मेरी संगत होती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जैसे लोगों के साथ, अनुराग ऋषि, भूपेंद्र सिंह राठौर, सागर सिन्हा, राहुल मलोडिया, सब देश के दिग्गज लोग हैं। तो वो चाचा की उस दिन की डांट का नतीजा है कि आज मेरी संगति देश के एलीट क्लास के ट्रेनर्स के साथ होती है, एलीट क्लास के बिजनेस मेंटर्स के साथ होती है। और परमात्मा का आशीर्वाद है कि अपन उनके जीवन में कुछ योगदान दे पा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो अपने ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता है। जिस दिन वो अपने ऐसा ग्रुप बना ले जिसमें वो सबसे कम इंटेलिजेंट है, यकीन मानिए उसको अपनी तरक्की करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम 2-3 दिन पहले की बात करते हैं, आप में और सागर सिन्हा जी तीनों योगा कर रहे थे, मनमोहन जी योगा सिखा रहे थे। मैं पहली बार गया था उस सेशन में, पर क्योंकि आप और सागर जी एकदम बहुत एग्रेशन से वो चीजें कर रहे थे, तो शायद मैं ना कर पाता यदि अकेला करता तो। बिल्कुल ठीक। पर क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मेरे आजू बाजू में थी, तो मैं भी कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि आजू बाजू में माहौल वैसा था। बस इतना ही सिंपल होता है कि आप अच्छे, अपने से ज्यादा तरक्की करे हुए लोगों के साथ माहौल में रहो, आप धीरे धीरे वैसे ग्रो हो जाते हो। तो मतलब ये रियल मोटिवेशन हो गया एक तरीके से, क्योंकि आपके साथ जो लोग हैं वो जीवन में कुछ हासिल कर चुके हैं, कुछ बढ़िया बन चुके हैं, तो उनसे आपको सही में जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है वो मोटिवेशन किसी वीडियो को देखकर नहीं मिलने वाला है। ये अगर हम क्रक्स बोले तो ये 4 गलतियां हैं। ये 4 गलतियां पहले आप कहीं लिख लो, क्योंकि सुनेंगे ना तो आपके दिमाग से चली जाएंगी, और जो चीज़ आपने लिख ली उसको आप अपने मन में बसा लेंगे। ये 4 गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस को ग्रोथ में ज़रूर लेकर जाएंगे। लेकिन अब ये गलतियों की तो हमने बात करी, गलतियां ना करें, और बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट के बाद शायद ये दोबारा करेंगे भी नहीं। लेकिन बिजनेस हम करते किस लिए हैं? बिजनेस करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य जो मैं मानता हूँ पैसा है। मैं बिजनेस कर रहे हो तो आपको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। अब कई बार मैं देखता हूँ कि लोग सब कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, जो चीज़ें आपने बताई कि नहीं हम अर्ली पैसा निकाल भी नहीं रहे, टीम भी हमारे पास अच्छी है, हम तरीके से बिजनेस को चला भी रहे हैं, तब भी पैसा नहीं कमा पा रहे। धंधा तो आ रहा है जी, धंधा भर भर के आ रहा है, ग्राहकों की भीड़ लगी पड़ी है, सारा टाइम बिजी भी हैं, लेकिन उसके बाद ये पूछो महीने में कितना कमाया, तो वो कमाई नहीं आ रही, वो प्रॉफिट नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और क्या निवारण हो सकते हैं? देखिए, वैसे तो इसके हर धंधे के अलग कारण हो सकते हैं, वो कोई बेसिक, हाँ, वो उससे मिलने के बाद ही समझ में आता है। पर मैं एक बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। एक क्लाइंट हैं जो 150 SKU पे काम करते थे,
150 SKU पे। हाँ, 150 अलग अलग आइटम्स, है ना। जब उनके साथ बातचीत हुई तो पता चला कि केवल 15 SKU ऐसे हैं जो कंपनी की 70% सेल्स कर रहे हैं, बाकी के पूरे जो SKUs हैं वो बाकी की 30% कर रहे हैं। और 100+ SKU ऐसे थे जो कंपनी में केवल 5% का कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, और उनकी सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री थी। मतलब उनकी इन्वेंट्री इतनी थी कि 3000 साल तक भी वो बेचे तो ख़त्म ना हो। पैसा तो ब्लॉक हो गया आपके बिजनेस में, है ना। अब जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, जो 70% धंधा दे रहे थे, उसके लिए उनके पास पैसा ही नहीं था बार बार उसको बनाने के लिए बल्क में, क्योंकि वो आता था बिक जाता था, आता था बिक जाता था। जैसे ही उनके धंधे को थोड़ा सा ऑडिट करके उनके सारे SKU बंद करवाए जो अनप्रोडक्टिव थे या कम सेल हो रही थी, तो उनकी कई प्रकार की टेंशन कम हो गई। एक तो उतने सारे वेंडर्स को डील करना खत्म हो गया, ठीक, क्योंकि वो प्रोडक्ट बिकता नहीं था तो वेंडर ज़्यादा मच भी नहीं किए, धीरे धीरे खत्म हो गए। और वहाँ से जो पूंजी आई, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा रोल होता था, सबसे ज़्यादा बिकता था, पूरी पूंजी वहाँ पे लगा दी। तो इसका स्टॉक उनके पास एम्पल में हो गया, यहाँ के कस्टमर सेटिस्फाई हो गए, यहाँ के ग्राहक सेटिस्फाई हो गए। आप देखो, मैं 2500 ऐसे कपड़े व्यापारियों से, 2500 ऐसे कपड़े की दुकान वालों से मिला हूँ जिनके पास जाओ तो बोलते हैं यार मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है मेरा डेड स्टॉक। बिल्कुल ठीक, पूछते कितने का डेड स्टॉक है, कोई बोलता मान लो पूरी दुकान में 10 करोड़ का रॉ स्टॉक है, तो 10 करोड़ में किसी के पास 3 करोड़ की डेड स्टॉक, किसी के पास 2 करोड़ की, किसी के पास 1 करोड़ की। भाई डेड स्टॉक से इतना प्रेम क्यों करते हो, घाटे में बेच दो ना। यदि तो आपने यदि आपके पास 10 करोड़ की पूंजी है और 2 करोड़ का डेड स्टॉक 1 साल से पड़ा है, तो यदि वो स्टॉक आपने 50% में भी बेच दिया होता तो 1 साल पहले आपके पास 1 करोड़ आ जाता। और यदि आपके धंधे में केवल 10% का मार्जिन है और वो 1 करोड़ को आपने 10 बार रोटेट कर लिया होता तो फिर 2 करोड़ हो जाता, और वो कैश में होता। वो कैश में होता। आज वो 2 करोड़ रुपए डेड स्टॉक के रूप में है, और ये नहीं पता कि फ्यूचर में 50% बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो धंधे को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको केवल एक चीज पे काम करना चाहिए, अपने कस्टमर से रेगुलर बात करके समझो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। उसकी हर शिकायत को तोहफा समझ के लो, गिफ्ट समझ के लो, और उस शिकायत का कैसे आप ऐसा निवारण कर सकते हो कि अगली बार वो शिकायत ना आए। जिस दिन आपने अपने सबसे ज़्यादा दुखी कस्टमर को सबसे ज़्यादा हैप्पी बनाने की स्ट्रेटेजी क्रैक कर ली, उस दिन आपके धंधे को प्रॉफिटेबल बनाने से आप खुद भी रोक नहीं पाओगे। ग्राहक जो भगवान है आपका, उसके बारे में सोचना है, केवल उसके ही बारे में धंधा सोचना है और कुछ सोचना ही नहीं है। हम धंधे को हमारे हिसाब से सोचते हैं। जिस दिन हम धंधे को हमारे कस्टमर के हिसाब से सोचना शुरू कर दें, उस दिन आपके धंधे को प्रॉफिट के लिए आपके कस्टमर सोचना शुरू कर देते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप कोई क्या ऐसा फ्रेमवर्क दे सकते हो जिसको कि कोई बिजनेसमैन अपनाए और जिससे उसके ग्राहक हैप्पी हो जाएं? मतलब जो आपने बताया कि सबसे ज़्यादा नाराज़ ग्राहक को सबसे ज़्यादा खुश ग्राहक बनाएं, तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क है? बहुत सिंपल है सर। आप प्रतिदिन 5 ग्राहकों से फ़ोन पे बात करो, फीडबैक लेने लगो। केवल 5 ग्राहक डेली। नियम बना लो कि मुझे रोज 5 ग्राहकों से 5-5 मिनट 10-10 मिनट बात करनी है। तो पहला हो गया फीडबैक, एकदम सिंपल। ओके। अब उस फीडबैक को आप नोटिस करो, एक पूरी शीट बनाओ, नोटिस करो और देखो क्या फीडबैक मुझे मिल रहा है सुधार के लिए, और वो सुधार मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। ओके। सेम काम कराओ एक अनजान आदमी से, यही सेम काम आप खुद भी लो, और 5 रैंडम कॉल अपने किसी दूसरे एम्प्लॉय से करवा। एम्प्लॉय से नहीं, अच्छा, कोई ऐसे आदमी से जो आपके ग्राहक को या आपकी पूरी टीम को जानता ही नहीं। ओके। क्योंकि उसको जो फीडबैक मिलेगा और आपको जो फीडबैक मिलेगा वो डिफरेंट हो सकता है। हाँ, आपके मुंह पे बोलेगा चित्रेश भाई आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, है ना, और पीछे से कोई क्या बोल रहा है भगवान जाने। अब जब ये दोनों फीडबैक आपको मिल गए, इन दोनों फीडबैक की समरी बना के उसमें से सुधार के पॉइंट देखते रहो, रोज सुधार करते रहो, रोज सुधार के पॉइंट देखते रहो, रोज सुधार के पॉइंट करते रहो। इस एक फ्रेमवर्क को जिसने लागू किया है उसने जीवन में अपार सफलता पाई है। एक एड का एक मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मुझे रेनवेयर कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, आउट ऑफ इंडिया का एक रेनवेयर कोई कंपनी था।
जिसका रेनवेयर किसी इन्फ्लुएंसर ने पहना और वो किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने गई और वहां पानी गिरने के कारण वो भीग गई उस रेन सूट को पहन के। उसने रील बनाई और रील में बोला कि मैंने इतना महंगा रेन सूट पहना और मैं भीग गई। वो रील वायरल हुई। अब इस वायरल रील से इस कंपनी की पूरी कहानी बंद हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी ना। हाँ जी बिल्कुल। सबसे बड़ा डेंट था उनकी ब्रांडिंग पे। हाँ जी। उन्होंने इस डेंट का यूज किया, उन्होंने हेलीकॉप्टर से उसको नया रेनवेयर पहुंचाया और माफी मांगी, अपॉलॉजी की कि आप मेरे बहुत प्रीमियम कस्टमर हो, आपको गलत प्रोडक्ट चला गया इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और उन्होंने हेलीकॉप्टर से उस जगह पे जहां वो बंदी थी वहां वो प्रोडक्ट डिलीवर कराया। वापस जब ये रील ट्रेंड हुई तो उनकी सेल्स 17x बढ़ गई। मतलब गलतियां हो सकती हैं, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। हाँ जी। हो सकता है जो 17x बोला मैं 15x या 19x हाँ, मतलब उनकी सेल्स मल्टीप्लाई हो गई। पर ये रियल फैक्ट है, रियल इंसिडेंट है। केवल एक फीडबैक ने क्या कमाल कर दिया। उस फीडबैक को उन्होंने पॉजिटिवली लिया और उस पर एक्शन भी लिया। एग्जैक्टली। और मैक्सिमम बिजनेसमैन यही नहीं करते हैं, या तो सुन लेते हैं फीडबैक और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। तो मैं बोलता हूं आपको 100 काम करने ही नहीं है। आपको केवल अपने ग्राहक को खुश रखना है और आपका सबसे पहला ग्राहक है आपकी टीम। सबसे पहले आपको अपनी टीम को खुश रखना है। अच्छा, टीम तो खुश होगी नहीं कितनी भी सैलरी दे दो। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब आपके विजन मिशन के साथ आपकी टीम अलाइन हो जाती है और बहुत सारे टीम मेंबर ऐसे होते हैं जो सैलरी कम ज़्यादा के लिए टेंशन नहीं पालते हैं, वो उनको उस वर्क प्लेस पे जो चेंजेस वो करवाना चाहते हैं जब वो नहीं होते हैं ना, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि अगर कुछ, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे ये यश है, इसको कैमरा चलाने का बड़ा अच्छा हुनर है। अब ये मान लो हमसे बोले कि सर ये लाइट ऐसी है, ये लाइट ऐसी है, इसको चेंज करना, उसको चेंज करना, और हम बोला नहीं इसमें ही करो। बिल्कुल। तो ये अपना जो बेस्ट, इसके अंदर जो बेस्ट है वो आपको दिखा नहीं पाएगा। तो इसके मन में एक कसक रहेगी कि यार इस ऑफिस में तो मैं मेरा बेस्ट नहीं दे सकता, ठीक बात। तो ये छोड़ के चले आएगा। पर यहीं आपने बोला, यश ने बोला कि यार भैया ये ठीक है, कितने का बजट आएगा भैया? 2 लाख रुपए का। ठीक है, तुम मुझे लिस्ट बना के दे दो, मैं माल बुलवा देता हूँ, पर ये 2 लाख इन्वेस्ट होने के बाद मेक श्योर ये चीजें अच्छी हों। फिर आपने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्या वो आपको छोड़ के जाएगा? नहीं, चांसेस कम है, हो सकता चला जाए, पर चांसेस बहुत कम हो गए। पर पहले केस में छोड़ के जाने के चांसेस 100% है। बिल्कुल ठीक बात है। तो लोग समझते हैं कि जिसको मैं पैसा दे रहा, जिससे मैं पैसे ले रहा हूं और जो मुझे मेरा माल खरीद रहे हैं वो मेरा ग्राहक है। आपका सबसे पहला ग्राहक है आपका टीम। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कमाकर कौन दे रहा है? टीम। जैसे हमने इसी पॉडकास्ट में पहले डिस्कस किया कि कमाकर तो टीम ही दे रही है, और आप टीम का ही ध्यान नहीं रख रहे हो तो फिर कैसे तरक्की करोगे? मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बोलता हूँ। आज हमारे साथ राहुल राजा काम करता है, आप जानते हैं पर्सनली। हाँ जी बिल्कुल। आप अनुरोध को पर्सनली जानते हैं। हाँ जी। आप निशा को पर्सनली जानते हैं। हाँ जी। ऐसे बहुत सारे टीम मेंबर हैं जिनको आप पर्सनली जानते हैं। मैं आपको बोलता हूं, जो मेरे पास काम कर रहा है 1 लाख रुपए में, आप उसको अभी फोन लगाओ और बोलो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए सैलरी दूंगा, मेरे पास काम करने आ जाओ, और यदि वो चला जाए तो मैं मान जाऊंगा आपको। इनको तो सबको मैं पर्सनली जानता हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि इनमें से कोई कहीं नहीं जाएगा। अभी बीच में एक दिन दुर्वेश मुझसे बोला था, भैया मैं राहुल राजा के साथ इसलिए काम नहीं करता हूँ क्योंकि वो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। नहीं, तो ये बेसिकली अलाइनमेंट है। आपने उनके जीवन में कितना वैल्यू एडिशन किया है। सिर्फ बात ये नहीं है कि आज वो क्या अर्न कर रहे हैं या फिर आज उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि आज वो वहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। एग्जैक्टली सर। और मैं बताऊँ आपको, दे ऑल आर एंटरप्रेन्योर। वो कंपनी के अंदर रह के भी वो अलग एंटरप्रेन्योर हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योर, हाँ जी बिल्कुल, और एक होता है एंटरप्रेन्योर। तो वो एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा अगर एक एंटरप्रेन्योर मतलब मैं, हाँ, जैसे हम लोग बिल्कुल ऑनर कर रहे हैं। और एक होता है वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी के अंदर जो खुद एंटरप्रेन्योर है अपने आप में, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। सर मैं हफ्तों कभी पूछता नहीं हूँ ऐड क्या चल रहा है, कितना सीपी आ रहा है, कितना कन्वर्जन आ रहा है। मुझे खाली एक टेक्स्ट करना होता है कि राहुल भाई प्लीज चेक दिस, परविंदर प्लीज चेक दिस, अक्षय प्लीज चेक दिस, डन। तो बेसिकली जब कोई खुद से आगे बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर की तरह भूमिका निभाए, एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करे, आप ऑफिस में नहीं भी हो तो आपका बिजनेस चलाने में वो आपकी हेल्प कर रहा है, एक तरीके से वो भी एंटरप्रेन्योर ही है, बिजनेस आपके नाम पर है लेकिन वो इंट्राप्रेन्योर की तरह काम कर रहा है। तो आप जब ये लेकर आओगे अपने अंदर तो यकीन मानो कि
एंटरप्रेन्योर आप बन ही जाओगे। एक और एग्जांपल देता हाँ हूं जी। मैं आपको। आपके मेरे कॉमन मित्र हैं ज्ञान भाई। हाँ जी बिल्कुल। ज्ञान भाई जो स्टॉक का यूपीएससी का पूरा विंग लीड करते थे। हाँ जी। जब वो उस विंग को लीड करते थे तब वो खुद जो स्टॉक को अपना खुद का समझ के, मतलब वही एंटरप्रेन्योर हाँ जी समझ के काम करते थे। और उन्होंने जो स्टॉक के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 7 चैनल को टॉप पे पहुंचाया, करोड़ों की व्यूअरशिप दी और लाखों के लीड्स दी और अरबों रुपए का धंधा दिया। उन्होंने वहां पे अपने आप को एक बिजनेसमैन समझ के जो काम किया ना, आज वो उनके लिए काम आ रहा है। आज वो सैकड़ों यूट्यूबर्स को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, सबके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने में, यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय जो टॉक के समय पे जब वो वहां पे नौकरी कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया इस बात के लिए कि ये 7 चैनल की जिम्मेदारी मेरी है, उन 7 चैनल को मुझे टॉप पे पहुंचाना है। वो उनके उस समय का योगदान आज उनके खुद के बिजनेस में काम आ रहा है। आज वो किसी के भी यूट्यूब चैनल को 1-2 महीने में ऐसा डुम से ग्रो करवा देते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेटजी है। तो आज ज्ञान भाई में वो क्षमता है कि वो किसी भी क्रिएटर के साथ 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बैठ जाएं, तो वो उस क्रिएटर की यूट्यूब चैनल की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही वो उनको बता सकते हैं और उसको ट्यून करके ग्रो करवा सकते हैं। तो बेसिकली अपने अंदर एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें, अगर वो स्किल लेकर आओगे तो यकीन मानो कि आप अपनी कंपनी के ग्रोथ में हिस्सेदार होगे, और ये ग्रोथ लाने में एक बिजनेस ओनर ही हेल्प करेगा। जब उसे वो माहौल मिलेगा कि हाँ मैं जिस कंपनी में हूँ वो कंपनी मुझे वो इज्जत दे रही है, वो रिस्पेक्ट दे रही है, तभी वो मेरे ख्याल से इस तरीके से काम कर पाएगा। तो ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई। अब हम लोग प्रॉफिट के ऊपर विशेषकर बात करते हैं, पैसे के ऊपर बात करते हैं कि जैसे मैं कई लोगों से कई बार सुनता हूँ कि ग्राहक बहुत सारे ले आओ तो आपकी कमाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और कई लोग ऐसा भी कहते हैं भले ग्राहक 4 आए लेकिन कमाई मोटी आनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि किसी बिजनेस को किस तरीके से काम करना चाहिए, मोर प्रॉफिटेबिलिटी और मोर कस्टमर्स? देखो सर, जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा ग्राहक आएंगे उतना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट आएगा। मतलब जब आप FMCG कोई कंपनी चला रहे हैं या आप जूते चप्पल बेच रहे हैं, है ना, तो आपके पास जितने ज़्यादा ग्राहक आएंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा आएगा। बट व्हेन यू आर इन सर्विस बिजनेस में आप कम ग्राहक को ज़्यादा डेवलप करने में मदद करो। आप अपना अनडिवाइडेड अटेंशन लगाओ उन ग्राहक के साथ जिनकी ग्रोथ में आप सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। मतलब आप 5 ग्राहक ऐसे बना लो जो भविष्य में मुकेश अंबानी बन सकते हैं, गौतम अडानी बन सकते हैं, बिरला बन सकते हैं, टाटा बन सकते हैं। और उन 5 लोगों के साथ आप ग्रोथ पार्टनर बन जाओ, बजाय 5 लाख लोगों के साथ काम करने के। डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है। तो यदि आप प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल ग्राहक चाहिए ही चाहिए, दिन रात मेहनत चाहिए ही चाहिए। पर प्रोडक्ट बेस्ड में भी जब आप काम कर रहे हैं तो आप एप्पल बनाओ ना, बिल्कुल आप एक्सेल पे जाओ। मैं अगला सवाल यही लेने वाला था। हम स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम हमारे अगर चैनल की बात करें तो ज़्यादातर वो लोग हैं जो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस में हैं। तो सैमसंग या बात करें हम, वीवो ओप्पो की बात करें तो वही मेगापिक्सल वाला फ़ोन वो 20-25 हज़ार में बेच रहे हैं और एप्पल 1.5 लाख में बेच रहा है। तो ये यहाँ पर मोर प्रॉफिटेबिलिटी है या मोर वैल्यू है? आप ऐसा समझिए, जूते स्पोर्ट्स वेयर बहुत सारे लोग बनाते हैं, हाँ जी, है ना, बिल्कुल। पर स्केचर का अपना एक ब्रांड भी प्रेम है लोगों को। जिसने एक बार स्केचर पहन लिया उसको दूसरे जूते जमते नहीं है। हाँ तो जी। स्केचर के शोरूम पे दिन में 10 ही लोग आते होंगे, पर वो 10 लोग वो धंधा दे के जाते हैं जो रिलैक्सो में 150 लोग मिलके देते होंगे। बिल्कुल, 100-150 रुपए की चप्पल की जगह 4-5-8 हज़ार 10 हज़ार वाला जूता, वो 10,000 के 10 जूते बेचता है, 1 लाख का धंधा आता है। हाँ जी। और यहाँ 150 रुपए वाली कितनी चप्पल बेचनी पड़ेगी 1 लाख का बिजनेस आएगा, और उतने ज़्यादा कस्टमर लाने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, ब्रांड सेटिस्फेक्शन। पहली बार स्केचर जिसको पहनाता है, मान लो मैंने जब पहली बार पहना तो हो सकता है कस्टमर को लाने के लिए उसने मेहनत की होगी, पर उसके बाद तो वो मेहनत करता ही नहीं है। फिर उसकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या है? 0। क्यों? अगला मेरा सवाल इसी से रिलेटेड लूंगा, पहले आप क्योंकि प्रोडक्ट में उसने इतना इनोवेशन किया, उसने प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से इतना तैयार किया कि कस्टमर को उससे प्रेम हो गया है। जो लोग एप्पल यूज करते हैं सेम कहानी उनके साथ है। ठीक बात है कि उन्होंने
एप्पल का फिर एयरपोर्ट भी लेना है, मोबाइल भी वही होना चाहिए, टैबलेट भी वही होना चाहिए, लैपटॉप भी होना चाहिए, डेस्कटॉप भी होना चाहिए। क्यों? उनको लगता है पूरा इकोसिस्टम एप्पल का मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे सारे काम बड़े फास्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हर इंडस्ट्री का अपना ही कोई बड़ा ब्रांड होगा जो आपसे प्रीमियम प्राइसिंग ले रहा होगा, ये जरूर होगा। लेकिन हम एक आम ब्रांड की बात करें, हम किसी ब्रांड की बात नहीं करते। एक आम आदमी जो बिजनेस शुरू कर रहा है वो किस तरीके से प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करे। अभी हमारा कोई ब्रांड नहीं है, मैं अभी नया किसी बिजनेस में आ रहा हूँ और प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करना चाह रहा हूँ जहाँ पर मुझे इतना पैसा तो मिले कि मैं एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकूँ, तो वो ऐसा क्या काम करे? सर देखो, मैं आपकी इंडस्ट्री की बात करता हूँ। हाँ जी। आप इन्फ्लुएंसर हैं। हाँ जी। है ना, आप बिजनेस ट्रेनर हैं, आप लोगों के बिजनेस ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अब आप देखिए, आप पॉडकास्ट भी करते हैं। अब कुछ पॉडकास्टर हैं जिनके पास सारे सस्ते लोग जाते हैं, तो उनकी कमाई भी सस्ती वाली होगी। और कुछ पॉडकास्ट करने वालों के पास लोग विजय माल्या जैसे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, विजय माल्या के पास वो जाते हैं, बिल गेट्स जाते हैं, हाँ जी, आमिर खान जाते हैं। तो उनको ब्रांड एंडोर्समेंट कैसे मिलेंगे? प्रीमियम वाले। उनको कमाई कैसी होगी? प्रीमियम वाली। उनको गेस्ट कैसे मिलेंगे? प्रीमियम वाले। हर एक बिजनेस में, हर कैटेगरी में आप अपने आप को प्रीमियम बना सकते हो। आपको उस पर थोड़ा टाइम देना पड़ता है और केवल कस्टमर, जो मैंने पहले बात बोली, कस्टमर के फीडबैक ले लेके अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, प्रीमियम बन जाएगा। मतलब अगर आपके ग्राहक प्रीमियम हैं तो आपका प्रॉफिट प्रीमियम आ ही जाएगा। ग्राहक प्रीमियम बनाए जा सकते हैं। ओके। मैं बोलता हूँ आप एकदम है ना लो क्लास से शुरू करो, 100 रुपए के प्रोडक्ट से शुरू करो। पर आप जब 100 रुपए के प्रोडक्ट पे अपने कस्टमर के फीडबैक लेके 100 को 125, 150, 200, मतलब लोग प्राइस तो बढ़ाना चाहते हैं, वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते हैं, सर्विस नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ वैल्यू सर्विस बढ़ाओ, प्राइस अपने आप बढ़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब वैल्यू। अब एक बात बताइए, और इजी तरीके से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये चाय आपको बहुत पसंद है ना। अब ये चाय आपको इतनी पसंद है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते। अब आप ये जिस दुकान से खरीदते हैं वहां आप लेने गए और ये चाय नहीं है, तो आप वेट करोगे कि नहीं करोगे? अगर कहीं और मिल गई तो ठीक है, पहले तो मान लीजिए एक ही आदमी बनाता है। अच्छा, एक ही आदमी बनाता है और एक ही दुकान से आप लेते हो, एक ही जगह से मिलता है, तो आप वेट करोगे? ऑप्शन ही नहीं है। 1 दिन 2 दिन वेट कर लोगे आसानी से। क्यों वेट कर लोगे? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और क्योंकि आपको इसकी लत लग गई है। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे ही कस्टमर को आपकी लत लग जानी चाहिए, फिर वो आपको प्रीमियम प्राइस देगा ही देगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो आप वो वैल्यू दीजिए ना, आप वो वैल्यू दीजिए। आज मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे मान लो मुझे स्केचर बड़ा पसंद है, तो अब स्केचर जूते यदि मैं लेने गया और मेरे मन का नहीं मिला, तो मैं एक दिन 2 दिन नहीं, मैं 10 दिन वेट कर लूंगा। ऐसा सबके साथ किसी न किसी प्रोडक्ट को लेकर तो होता होगा। होता है सर। और सरल एग्जांपल देता हूँ। आप जिसके यहाँ शेविंग कराने, कटिंग कराने जाते हो, अजी वो तो आदमी भी फिक्स होता है, इसी से करवाऊंगा। 2 घंटे बैठना भी पड़ा ना, तो यदि उसके बाजू वाला 500 रुपये चार्ज करता है और आप जिससे करवाते हो 700 रुपये चार्ज करता है, तो क्या आप 200 रुपये बचाने के लिए उसके बाजू वाले के पास चले जाओगे? अरे कोई नहीं जाता, मैं बताता हूँ। ये बड़ा आपने मतलब अंदर की बात छेड़ दी। मतलब लोग सैलून फिक्स नहीं करते हैं। सैलून के अंदर भी चूंकि मल्टीपल चेयर्स होती हैं, उसके अंदर का आदमी भी फिक्स होता है कि मैं किससे कराऊंगा। ऐसा मेरे ख्याल से सबके साथ होता होगा। सर मेरे साथ तो होता है, बाकियों के साथ होता है कि नहीं होता वो समझे। मेरे साथ पर मैं ऐसा जानता हूं कि यदि आपके कस्टमर को आप वैल्यू देते हो तो वो आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। तो ये वैल्यू जो है, कई लोग इस बात को भी पता नहीं समझ पाएंगे कि क्या करें क्या ना करें, वैल्यू कैसे दें। सर बिल्कुल सिंपल है ना सर, मैं इसको और डिफाइन कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अभी मान लीजिए आप जिस शेविंग वाले के पास, कटिंग वाले के पास शेविंग कटिंग कराने जाते हैं, वो कटिंग शेविंग करने के बाद आपको 2 रुपए का तेल डाल के, 2 रुपए का तेल डाल के ऐसा 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 मसाज कर दे, थोड़ा कमर दबा, थोड़ा हो गई ना वैल्यू। क्या दिया उसने? बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेम, एक्स्ट्रा इज्जत दे दी, आपको ये फील करा दिया कि आप उसके लिए कितने प्रीमियम हो। जब एक नाई कर सकता है, एक कटिंग शेविंग कराने वाला आदमी कर सकता है और तुम नहीं कर सकते, तो तुमने उस पर रिसर्च ही नहीं की भाई साहब। मान लीजिए आपके पास किसी ने प्रमोशन के लिए आया, कोई अपना ब्रांड प्रमोशन के लिए, आपने अपने मेन चैनल पे उसका ब्रांड प्रमोशन कर दिया, फ्रेंचाइजी बताओ मेन चैनल पे कर दिया, और 15-20 दिन बाद आपने बिना बोले अपने जो और आपके चैनल है, व्यापार की बात और जो 4-5 और चैनल है, आपने उस पर भी बिना बोले उसको डाल दिया और उसको लिंक भेज दी,
तो क्या उसको वैल्यू फील नहीं होगी? 100% सर। अब वो बिजनेसमैन कहीं और जाएगा आपके अलावा? क्योंकि आप जैसे लोग हमारे मेंटर हैं, हमारे ट्रेनर हैं, और ये चीज़ हम आज से नहीं कर रहे, ये चीज़ हम बहुत समय से कर रहे हैं कि अल्टीमेटली एक कोई ग्राहक आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी कॉस्टिंग कितनी आई है, ये तो किसी को नहीं पता है, सिर्फ मुझे या अकाउंट टीम को पता है, उसके मल्टीपल प्रमोशंस जाते ही जाते हैं, ताकि उसे ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को 1 रुपये में 10 रुपये का काम मिल गया, या फिर मैंने बात तो केवल 1 की थी, अब देखो मुझे 1+1 मिल रहा है। अरे आपने डील की, मान लीजिए केवल ब्रांड प्रमोशन की, और आपने उसका एसईओ भी कर दिया, अपनी वेबसाइट पे उसकी लिस्टिंग भी कर दी, मल्टीपल चैनल पे उसको डाल भी दिया, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल, ये सब आपने कमिट नहीं किया था, और ये सब करने में आपका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, आपने खाली टीम को इंस्ट्रक्शन ही देना है ना। हाँ जी बिल्कुल। भैया अपने जो भी ग्राहक हैं सब जगह उनका जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। 100%। एक चीज़ जो मैंने आपसे सीखी है ना कि कमिट लेस एंड डिलीवर मोर, और ये चीज़ मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैंने चित्रेश भाई से सीखी है कि आप जितना कर सकते हो उससे कम बोलो, और जितना दे सकते हो उससे ज़्यादा दो। आज देखिए आपके मेरे कॉमन मित्र हैं जीएस महापात्रा जी। हाँ जी। आपने उनके लिए एक वीडियो बनाया था आज से 5 साल पहले, पर 5 साल में भी वो आपका मुंह छोड़ नहीं पा रहे हैं, बार बार आपके साथ काम करने हमेशा प्रेरित रहते हैं। आज स्पीड फोर्स है, आपने उनके लिए इतने साल पहले काम किया था, आज भी वो आपका प्रेम छोड़ नहीं पा रहे हैं। अजमेरा फैशन आपका प्रेम छोड़ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि आपने हमेशा उनको अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी की। बिल्कुल। तो वैल्यू आप हर जगह ढूंढ सकते हो, आपको अपना दिमाग खोल के, आंख खोल के, कान खोल के केवल ये ध्यान देना है कि मैं कहाँ वैल्यू दे सकता हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो। बिल्कुल। ये हमारे किसी मित्र ने कहानी सुनाई थी, पर मैं उसको मेरी कहानी बना के सुना देता हूँ कस्टमर को समझाने के लिए। मैं एक बार फल लेने गया, तो एक फल वाले से मैंने पूछा भैया केले क्या भाव दिए, तो उसने बोला 50 रुपये दर्जन। तो मैंने कहा 1 दर्जन दे दो। मैंने केले लिए, उसको 50 रुपये दिए, और एक बार केले गिनने का, मतलब गिने केले, तो मैंने केले गिने तो 13 केले थे। तो मैंने उससे बोला भाई साहब ये केले 13 हैं, मैंने तो 12 ही मांगे थे। तो बोलता अपना दर्जन 13 का है। क्या बोला? अपना दर्जन 13 का, एक एक्स्ट्रा, है ना। अब मैंने उस दिन से लेके आज तक किसी और दुकान से केले खरीदे ही नहीं। उसी दुकानदार के पास एक बार और गया मैंने कहा यार आम कैसे दिए? तो बोला भाई साहब आज वाले आम आपके काम के नहीं, आज मत ले जाओ, ठीक है। अब बताओ क्या मैं उस दुकानदार को छोड़ के किसी और की दुकान पे आम लेने जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो प्रोडक्ट में वैल्यू दी जा सकती है, बस आपका सोच होनी चाहिए वैल्यू देने की। वेरी ट्रू। मतलब आपका माइंडसेट ही आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में आपका हिस्सेदार बनेगा। एक बड़ी सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो लोग समझ पाएंगे उनका दिमाग खुल जाएगा। मेरा एक मित्र है, वो जनरल स्टोर किराने की दुकान चलाता है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो उनके दादाजी को माप करने की ऐसी शानदार प्रैक्टिस थी ना कि यदि उन्होंने एक बार माप डाल दिया तो 1 ही किलो निकलेगी शक्कर। यदि वो 1 किलो तोल रहे हैं तो 1 किलो ही निकलेगी। तो हर बार वो क्या करते थे, शक्कर डालते थे और फिर उसके बाद अलग से ऊपर से डालते थे। तो मैंने एक बार उनको बोला, मैंने कहा दादाजी आप तो वैसे 1 किलो एक बार में तौल लेते हो, फिर ये जानबूझ के कम क्यों डालते हो, पहले और बाद में क्यों डालते हो? बोले जब मैं तौलता हूँ ना और 2 बार 3 बार अलग से डालता हूँ तो कस्टमर को सिग्नल जाता है कि यह ज़्यादा देता है, कम नहीं देता। और बोले जब मैं ना तौलता हूँ और उसमें से एक्स्ट्रा चली जाती है और उसमें से निकालता हूँ तो कस्टमर को ये सिग्नल जाता है कि यार ये ज़्यादा निकालता है, कम देता है। कितनी सिंपल बात है। आपके एक्शंस, कितनी सिंपल बात है। दे वो 1 ही किलो रहे हैं पर वो जो एक्शन होता है ना, थोड़ी सी शक्कर और डाल दी, थोड़ी सी शक्कर और डाल दी, थोड़ी सी शक्कर और डाल दी, मतलब पहले 990 डाला, फिर और डाला, फिर और डाला, फिर और डाला। जब 3 बार डालने की एक्टिंग दिखती है ना, वो 10 ग्राम तो एक बार में डाल सकते थे और वो 3 बार 4 बार जो डालने की एक्टिंग करते हैं ना, वो एक्टिंग से सामने वालों को मैसेज जाता कि यार ये हमेशा बढ़ा के देते हैं। ये कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। और इस थोड़ी सी चीज़ से आप देखो कि ग्राहक का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। और एक बड़ी चीज़ है कि जितना ग्राहक आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितना ध्यान देगा आपके ऊपर, आप उनको उतने लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे। मतलब इतनी छोटी छोटी स्टोरी जो आप बता रहे हो, सारी स्टोरीज नहीं है ये, मैं कहूँगा बिजनेस ज्ञान है पूरा का पूरा।
तो आप इसको किस तरीके से लेते हो, कहानी की तरीके से ले रहे हो या फिर आप सीखने की तरीके से ले रहे हो, आप बताना। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि कौन सी स्टोरी से आपने क्या सीखा। अल्टीमेटली हमें भी पता चले कि आपको सही वैल्यू जा रही है कि नहीं जा रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत सारी बातें हैं, मतलब अल्टीमेटली ये पॉडकास्ट एक मूवी से बड़ा हो जाएगा, गदर 2 से ज़्यादा बड़ी मूवी बनने वाली है, तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे बताता हूँ आपको। बिल्कुल। हमारे शहर में 2 समोसे वाले हैं। एक समोसे वाले का समोसा बहुत शानदार है, दूसरे समोसे वाले का समोसा थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा 19 है, फिर भी भीड़ ज्यादा दूसरे समोसे वाले के यहाँ रहती है। बताओ क्यों? जो अच्छा है उसके पास रहनी चाहिए। नहीं, दोनों के रेट सेम है, रेट से हाँ, भीड़ उसके पास होती है, इसका थोड़ा सा कमजोर है। ये तो मतलब ही नहीं बनता, होना ही नहीं चाहिए ऐसा। बताइए क्यों ऐसा है? क्योंकि वो चटनी फ्री देता है। समझ रहे आप इस बात का? पहले वाला चटनी की चार्ज करता है। हाँ, पहले वाला चटनी नहीं देता है, दूसरा वाला चटनी फ्री देता है। ठीक है, इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये जो चटनी है ना, यही एक्स्ट्रा वैल्यू है जिसको देने में आपका कुछ नहीं जाता है और उससे कस्टमर दौड़ दौड़ के आता है। 100% बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और आप अपने बिजनेस में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आप सिर्फ इसको सुनिए मत, इसको लिखिए। मैं आपको इसको आज का जो पॉडकास्ट है इसको पॉडकास्ट की तरह से मत लीजिए, आज इसको आज बिजनेस लेसन की तरह से लिखिए और छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाइए, क्योंकि आप जितना लिखोगे ना आप उतने ज़्यादा इंप्लीमेंट कर पाओगे अपने बिजनेस में। तो आप अपने बिजनेस में वो क्या एक्स्ट्रा वैल्यू है जो अपने ग्राहक को दे सकते हैं, अभी आप क्या कमिट कर रहे हैं और आप अपने कमिटमेंट से ओवर डिलीवर क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ लिखिए। और लिखकर अगर आप मुझे शेयर करना चाहेंगे तो मैं आपको एक नीचे गूगल फॉर्म भी दे दूंगा, आप उस गूगल फॉर्म में भी ये सारी बातें लिखकर आप मेरे तक शेयर कर सकते हैं, चित्रेश भाई तक शेयर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर आप उनसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहें तो अपनी क्वेरीज लिख के भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें तो हम करेंगे, लेकिन फटाफट से यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं लेना चाहूँगा जो मेरे लग रहा है कि दर्शकों तक जरूर जानी चाहिए, कि आज के समय में अगर कोई ऐसी 2-3 चीज़ें जो अपने बिजनेस में ऐड करें उनकी सेल्स फटाफट से बढ़ जाए, अगर आप बताना चाहें। सर 2-3 चीजें नहीं, केवल एक चीज ऐड कर लो। डेली अपना कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे का समय अपने आप को दे दो, जिसमें आपका फिजिकल हेल्थ भी कवर हो जाए, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लो, थोड़ा आध्यात्मिक भी कर लो, स्पिरिचुअल हेल्थ भी कवर कर लो, थोड़ा इमोशनल हेल्थ भी कवर कर लो, अपने परिवार वालों के साथ बैठ के नाश्ता कर लो, अपने परिवार के साथ बैठ के गपशप कर लो, और थोड़ा सा इंटेलिजेंस पे काम कर लो, कुछ लर्निंग कर लो। मतलब ये चारों काम 15-15 मिनट भी आप डिवाइड कर लो, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है आशीष भाई। अधिकतर लोग बिजनेस करने की होड़ में अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते, अपने परिवार पे ध्यान नहीं देते, अपने इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं देते, अपने इमोशन पे ध्यान नहीं देते। अधिकतर बिजनेस फेलियर का कारण बिजनेस नहीं है, अधिकतर बिजनेस फेलियर का कारण है आपका फोकस ना होना। और फोकस नहीं होता है कब? जब आप ये चारों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए। आपको हर डायमेंशन पे काम करना है, सिर्फ बिजनेस पे मत लगे रहो, बिजनेस के साथ अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर भी आप जरूर काम करो। अब बहुत सारे नए लोग भी आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ, और आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, रात दिन बड़े बड़े कोचेज के साथ रहते हो। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 3, 4, 5 कोई ऐसे बिजनेस जो नो ब्रेनर हों, तो ऐसे कौन से बिजनेस आप गाइड कर पाओगे लोगों को? सर मैं फिर उनसे बोलूँगा आप बिजनेस मत करो, नौकरी करो। हाँ, क्योंकि बिजनेस तो ब्रेन है और बिजनेस तो रिस्क है, और बिजनेस में रोज नई चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो नो ब्रेनर कर ही नहीं सकता। ओके, जिनको नो ब्रेनर वाले कैटेगरी में जाना है वो बढ़िया शानदार आपकी वीडियो देख के कोई फ्रेंचाइजी लें और फ्रेंचाइजी बिजनेस में चले जाए, जहाँ सारा काम एक्सपर्ट सेट करके दे देते हैं और एक्सपर्ट आपको बता देते हैं इसको कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, पूरा एसओपी सेट होता है। वहाँ बैठो, गले में पैसे काटो और अपने कोलैबोरेशन करते रहो, अपना व्यवहार से अपने लोग नए बनाते रहो, बस। तो नो ब्रेनर बिजनेस एक ही है, फ्रेंचाइजी का बिजनेस, ठीक है, जिसमें सब सेट मिलता है आपको। इसके अलावा आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको 24 घंटे 7 दिन बिजनेस को यहाँ रखना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। उसके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो बात यदि आप धंधा करना चाहते हो तो आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, और यदि आप एक्टिवली काम नहीं करना चाहते तो या तो नौकरी करो या फ्रेंचाइजी ले लो किसी। अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, चित्रेश भाई को कौन से वो बिजनेस लगता है कि अगर आज मैं मेंटरिंग नहीं कर रहा हूं, अगर मैं और चीज़ें नहीं कर रहा हूं, तो मुझे कोई 2, 3, 4 बिजनेस करने हो तो कौन से करूं? सर मैं करूंगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का काम। आज भारत एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है, और हमारी चीज़ें इंडिया के बाहर, मतलब गोबर भी बेच रहे हैं हम इंडिया के बाहर,
काउडंग केक हम इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, ज़्यादा डिमांड। नीम की दातून हम इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, मोरिंगो हम इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स हम इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, सोयाबीन हम इंडिया के बाहर बेच रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भारत में उत्पादन करके, आम हमारे 2-2 लाख रुपए किलो के आम हम इंडिया में बना रहे हैं। 2 लाख रुपए किलो, 2 लाख रुपए किलो का आम इंडिया में बन रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट में इमेंस अपॉर्चुनिटी है, घर घर से एक्सपोर्ट किया जा सकता है यदि आप खाली अपने आसपास नज़र रखो कि कौन सी चीज़ हमारे एरिया में बहुत अच्छी उत्पादन होती है और मैं उसकी बेस्ट क्वालिटी को कैसे कहीं पहुंचा सकता हूं। जो लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहें, मेरे एक मित्र हैं, आप संपर्क करिए, मैं ज़रूर उनसे मुलाकात करवा दूंगा। तो एक एक्सपोर्ट का मैं बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्टेड हूं। दूसरा, हमारे देश में आज भी छोटे शहरों में बहुत प्रतिभा है और बड़े शहरों में बहुत बिजनेस है। तो जितने भी ऐसे काम हैं जो छोटे शहरों में करवाए जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो वीडियो एडिटिंग है, छोटे शहर का बच्चा भी कर सकता है, बड़े शहर का भी कर सकता है। जब वो दिल्ली मुंबई जैसे शहर में आदमी रहता है तो उसका रहने खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उसका 20-30 हज़ार रुपये तो रहने खाने में चला जाता है, तो 50 हज़ार से कम में वो काम कर ही नहीं पाता है। पर यही काम छोटे शहर में 10-15 हज़ार में भी कर सकता है आदमी। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ रहने खाने का खर्च नहीं है, क्योंकि वहाँ रहने खाने का बहुत नॉमिनल खर्च है। तो ऐसे बिजनेस जो बड़े शहर में बहुत महंगे हो रहे हैं, छोटे शहर में सस्ते हो सकते हैं। आप छोटे शहर के लोगों को ट्रेनिंग दो। आज जोहो के फाउंडर ने वही किया ना, उन्होंने इंजीनियर नहीं ढूंढे, उन्होंने ऐसे बंदों को ढूंढा जो उनकी कंपनी में काम करने के लिए फिट हो, उनकी शानदार ट्रेनिंग कराई, 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग कराई और जोहो का पूरा शहर बसा दिया भारत देश के अंदर। अपना खुद के गांव में उन्होंने सब कुछ लेके गए। तो यदि जोहो के फाउंडर कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई के नाम से जानते हैं, एआई आज बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा आने वाले समय में। और चौथा, मैं एक पॉडकास्टर की कम्युनिटी बनाना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो पॉडकास्ट शुरू हुआ है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। 2030 तक ये अपने चरम पे आएगा। तो मैं तो चाहता हूं कि आपके और मेरे जैसे सैकड़ों पॉडकास्टर अपने साथ कोलैबोरेट करें। जिसको गेस्ट चाहिए अपन उनको गेस्ट लाने में भी हेल्प कर सकते हैं, जिसको होस्ट बनना है अपन उसको होस्ट बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पॉडकास्ट इस समय राइजिंग बिजनेस है। जो भी व्यक्ति आज पॉडकास्ट में अपना पैर जमाने के लिए शुरुआत कर देगा, वो अगले 3-4 साल में करोड़पति बन जाएगा। क्या बात है, मतलब ये क्या ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है। मैं बहुत सारे सवाल मतलब अभी भी दिल के अंदर है, मुझे लग रहा है कि जितनी बात करनी चाहिए उसका सिर्फ 10% या 20% बात हो पाई है। जो आपका कोर है, कनेक्टिविटी टू कैश, हमने उस पर शायद 0 बात की आज। और इसके अलावा जो लास्ट हमने पूछा आपसे कि कुछ बिजनेस आइडिया के बारे में, तो मुझे लगता है कि जितने बिजनेस आइडिया आपने बताए उसके ऊपर भी डिटेल में बातचीत होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक छोटे से सीड को हम किस तरीके से एक बरगद बना सकते हैं। और ये सिर्फ कैसे हो सकता है, जब आपको सही वैल्यू मिले, जब आपको सही ज्ञान मिले। और चित्रेश भाई से बेहतर ज्ञान आपको कौन दे पाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं नहीं ले पाया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक और पॉडकास्ट और एक और एपिसोड आपके साथ में शूट करूँ। और उसके लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने क्वेश्चंस मुझे ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि अगले पॉडकास्ट में आपके सवाल भी हों, आपके सवाल भी मैं लूँ यहाँ पर आपके नाम के साथ। तो सर लास्टली केवल मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, कोई ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा सजेशन आप दर्शकों को दें ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएँ, या फिर वो जो गलतियाँ कर रहे हैं वो ना करें। सर देखिए, वैसे तो ये बड़ा 1-2 घंटे वाला सवाल है, 1-2 घंटे वाला जवाब है, पर मैं खाली एक ही बात बोलूँगा सर, लोगों से प्रेम करो और धंधे को धंधे के जैसे करो। ये एक लाइन जो समझ जाए ना, केवल एक ही लाइन, उसका धंधा बड़ा हो जाएगा सर। लोग क्या लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, वो प्रेम करते हैं पैसे से। पैसे से प्रेम मत करो, लोगों से प्रेम करो। जब आप लोगों से प्रेम करना शुरू कर देते हो ना, और पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन अपना, अनडिवाइडेड फोकस अपना धंधे पे लगाते हो, धंधा बड़ा ना हो ऐसा होता ही नहीं है सर। क्या बात है। तो अल्टीमेटली आपको हमेशा पैसे को कोर प्रोडक्ट के रूप में नहीं लेना है, बाय प्रोडक्ट के रूप में लेना है। आप अपने बिजनेस से और अपने प्रोसेस से प्यार करो। और इसके बारे में इन डेप्थ अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारे इस
अगले पॉडकास्ट को जरूर देखना, वहां पर आपको इन डेप्थ ज्ञान मिलने वाला है। मैं एग्जाम्पल के साथ हाँ जी बिल्कुल एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, और असली जो सीख होती है ना वो एग्जाम्पल्स में होती है, रियल स्टोरीज। हम क्या करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द में जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो कहानियाँ घट रही होती हैं, जो सीन्स हो रहे होते हैं, उनसे हम सीख नहीं लेते। और जो लोग अपनी लाइफ के लेसन से सीख लेते हैं ना, उनको जिंदगी में कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे लाइफ लेसन से मिलने वाले हैं। 30 सेकंड का और समय दें सर, पूरा तो समय मैं ग्रोथ का एक फॉर्मूला बताता हूँ। बिल्कुल, ये तो हर कोई जानना चाहेगा। जी हमारी ABCD में जिस जगह पे आता है ना, वहीं से ग्रोथ आती है। ए होना चाहिए आपको अपने धंधे की अवेयरनेस, बी होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, ओके, कि मैं ये कर सकता हूँ। सी होना चाहिए कंसिस्टेंट एफर्ट, डी होना चाहिए डेयर टू टेक रिस्क, ई होना चाहिए एनर्जी, एफ होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, और एफ के बाद क्या आता है? जी मतलब ग्रोथ। यदि आपने ये 6 चीजें ठीक कर दी तो ग्रोथ आनी ही आनी है। तो देख लीजिए, जाते जाते भी आपको जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है उसका ट्रेलर मिल गया है। तो आपको ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूलाज, ऐसे ही बहुत सारी जानकारी अगले पॉडकास्ट में मिलनी है, जहां पर मेरे साथ होंगे बिजनेस गुरु चित्रेश सोनी जी। और आज आपने क्या सीखा और क्या आपको लेसन्स मिले, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो 4 गलतियां जो हर कोई करता है, जो जिसमें से शायद कुछ मैं भी कर रहा हूँगा, जो ज़िंदगी में दोबारा नहीं होने वाली है। साथ ही साथ आप डिलीवरी, कमिट लेस डिलीवर मोर, जो ऑलरेडी मैं अपना रहा हूँ, क्या आप अपना रहे हैं? साथ ही साथ अपने ग्राहक को वैल्यू दो, कस्टमर को, अगर कस्टमर खुश रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं आज के इस पॉडकास्ट से। आपने क्या सीखा मेरे साथ शेयर करिएगा। और आपने जो समय दिया है, आज रात, अभी रात के हम 2:30 बजे इस शूट को ख़त्म कर रहे हैं। तकरीबन 12:30 बजे हमने शुरू किया था और 2 घंटे से अधिक का शूट है। मुझे नहीं पता कि आपके पास कितने समय का पहुंचा है, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा समय लगा है। इन बिटवीन हमने चाय भी पी और बहुत सारी गपशप भी की हैं। और जितनी नॉलेज आपने दी है, मतलब बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। ऐसी नॉलेज शायद पॉडकास्ट में तो नहीं मिलती जल्दी से। इस पूरी नॉलेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष भैया, मैं हमेशा पूरा आपका हूँ। 2 नहीं, आप 4 बार बुलाओ, 6 बार बुलाओ, मैं हमेशा हाजिर हो जाऊँगा। और जिस प्रेम से आप सम्मान देते हैं, जिस प्रेम से आप बुलाते हैं, उस प्रेम से मैं क्या, भगवान भी ना नहीं कह सकते आपके पास पॉडकास्ट के लिए बैठने के लिए। तो बस प्रेम बनाए रखिए फ्रेंचाइजी बताओ के साथ, मेरे साथ, और जितने लोग आ रहे हैं सबके साथ। और आप सब लोग भी बहुत ग्रो करें, यही मैं आशा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।